हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन हब। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे फटाफट से एंशियंट हिस्ट्री का पूरा रिवीजन अप टू द बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो हैंड रिटन नोट्स हैं। इफ़ यू वांट द पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, पहले एक जिस्ट दे देती हूँ। सारी चीज़ें हैंड रिटन ही है इसमें, और जो भी इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री के। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हिस्ट्री को आप देखते हो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, एक को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, तीसरे को बोलते हैं हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आप देखते हो ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें रिटन एविडेंस एक भी नहीं मिलेगा। जैसे कि स्टोन एज में थोड़ी हमें कोई रिटन एविडेंस मिला था, कोई बुक मिली हो उनकी, कुछ नहीं मिलता। तो हम उस फेज को बोल देते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री अगर देखें, यहाँ पे हमें रिटन एविडेंस मिलेगा, पर दिक्कत क्या आएगी कि वो डिसाइफर्ड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसमें लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी में आप देखते हो बॉस्ट्रोफेडॉन करके स्क्रिप्ट आती है जिसका हमें पता ही नहीं अभी तक कि उसमें लिखा क्या हुआ है। देन आपकी आती है हिस्ट्री। यहाँ पे रिटन एविडेंसेस भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे लिटरेचर बुक्स मिलेंगी, बट साथ में एक जो खास चीज़ है वो है कि ये डिसाइफर्ड होगा, आपको पता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि वैदिक पीरियड और उसके बाद जितनी भी बुक्स कंपाइल हुई वो सारी आ जाती हैं अंडर हिस्ट्री। नाउ कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री एक टाइम पे थी, यानी कि जो भी पास था, पास से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हमें पढ़नी है तो वो कहाँ से पता लगेगी। तो उसके लिए सोर्सेज भी तो चाहिए। सबसे पहले आते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि इसमें बुक्स नहीं आएंगी, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। देन आएंगी लिटरेरी सोर्सेज, जिस पे हम स्ट्रिक्ट होके बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेज की। आप देखते हो हमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, कभी हमें कॉपर का कॉइन मिल जाता है, कभी हमें सिल्वर का कॉइन मिल जाता है, कभी हमें गोल्ड का कॉइन मिल जाता है। तो ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये बता रही हैं कि उस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी कितनी थी, उस टाइम पे वेल्थ कितना था। तो जो क्वालिटी है कॉइन की वो हमें क्या बता रही है कि उस टाइम पे वेल्थ कितना था। साथ में कई बार आपको कॉइन के ऊपर पीकॉक बना हुआ मिल जाएगा। आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ कॉइन्स पे हमें पीकॉक मिल रहे हैं, कुछ कॉइन्स पे एक तरफ राजा की फ़ोटो है और एक तरफ वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं साथ में। तो ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उस टाइम पे राजा का लाइफस्टाइल कैसा था, राजा युद्ध में जाता था, वो सारी चीज़ें हमें कॉइन से डिपिक्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा कई बार हमें कॉइन्स मिलेंगे कॉपर के बरियल्स के पास। ठीक है, जो दफनाए होते थे लोग उनके पास कॉपर के कॉइन्स मिल जाएंगे। साथ में कई जगह पे हमें गोल्ड के कॉइन्स मिलेंगे बरियल के साथ। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी। सोशल इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, यानी कि गरीब होगा तो उसके पास तो कॉपर कॉइन होंगे, और अगर कोई अमीर होगा तो उसके पास गोल्ड कॉइन होंगे, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, तो कॉइन्स जो होते हैं ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्क्रिप्शन। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बने थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन आपको अफगानिस्तान वाले रीजन में मिल जाएगा। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। उसी के साथ साथ इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, प्रसस्टीज। ठीक है, दैट इज़ द नेम गिवन टू द इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आती है आर्कियोलॉजी। आपको एक मटका मिला किसी जगह पे, आप वहाँ पे डिगिंग कर रहे थे, आपको अचानक से वहाँ पे मटका मिला। मटके के ऊपर आपने अजीब से डिज़ाइन देखे जो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मटके से ही क्या पता चल गया हमें, हिस्ट्री। तो वो जो पास्ट से रिलेटेड कोई भी हमें एविडेंस मिल रहा है उसके बारे में हमें स्टडी करके पता चल रहा है कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, दैट इज़ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के थ्रू भी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज़ आप पढ़ते हो ना, अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कुछ ना कुछ अलग मिलता है इन एवरी लेयर। ठीक है, हमें कैसे पता डायनासोर एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल स्टडीज़। उसके बाद आती हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़। आपको स्केलेटन मिलेंगे, हड्डियों के ढांचे मिलेंगे। ठीक है, उस पर आप कार्बन 14 की डेटिंग करोगे, C14 डेटिंग जिसको बोलते हैं, उससे आप पता लगा सकते हो कि उस स्केलेटन की एज कितनी है। अगेन हमें किस चीज़ का पता लगा, हिस्ट्री का पता लगा। अकाउंट ऑन फॉरेन ट्रैवलर्स, फाहीन के बारे में आपने सुना होगा। फाहीन के अलावा ह्यून सांग के बारे में आपने सुना होगा, फिर मेगस्थनीज के बारे में आपने सुना होगा। ये सारे लोग बाहर से आए थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इन्होंने ट्रैवल करते करते देखा कि इंडिया के अंदर कैसे रूल चल रहा है, कैसे किंग्स आ रहे हैं, कैसी वॉर्स हो रही हैं। तो वो सारी किसने स्टडी करी, तो जो ये फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। वैसे आपको लिटरेरी सोर्सेज भी मिलेंगे जिसमें हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा क्या क्या, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर, और दूसरे आएंगे सेक्युलर। सेक्युलर आपको पता है इसमें रिलीजन से हट के बातें करी जाएंगी। ठीक है, पॉलिटिक्स पे बात होगी, इकोनॉमी पे बात होगी, रिलीजन
के ऊपर फोकस नहीं होगा इन शॉर्ट। बट रिलीजन में यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो आप नोटिस करोगे बुक्स वो रिलीजन के आसपास घूमेंगी, ठीक है, रिलीजन के ऊपर फोकस करेंगी। रिलीजन में आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं वेदास, उपनिषद, सूत्रास, एपिक्स, रामायण और महाभारत, देन बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, ठीक है, ये सारे आपके रिलीजन में आ जाएंगे। वहीं पे सेक्युलर में देखोगे तो धर्मशास्त्र आएगी, लॉ बुक आ जाएगी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र आ जाएगी, अष्टाध्यायी को लिखा था पनिनी ने, अभी आगे भी आएगा इनका नाम, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन। अष्टाध्यायी का नाम, अष्टाध्यायी दैट इज संस्कृत ग्रामर, किसने लिखा था, तो संस्कृत ग्रामेरियन थे एक जिनका नाम था पनिनी। पनिनी वॉज कंटेम्प्रेरी टू नंदास, ठीक है, अभी देखेंगे नंदास के बारे में, तो नंदास के कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद मेघादूतम पोएम लिखी थी कालिदास जी ने। फिर संगम लिटरेचर देखेंगे, संगम का मतलब होता है असेंबली, यानी कि बहुत सारे पोइट्स एक साथ बैठेंगे कोर्ट के अंदर और देखते रहेंगे राजा क्या कर रहा है, राजा कौन सा वॉर लड़ रहा है, और उनको कंपाइल कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ बुक। फिर आती है बायोग्राफीज, जैसे हर्षचरिता, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरिता, ठीक है। तो सबसे पहले वेदास की अगर बात करें तो 4 वेदास आपको मिलेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपको श्लोक के ऊपर ज़्यादा फोकस मिलेगा, ठीक है। फिर इन्हीं श्लोकों को सिंगिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया अंडर सामवेद। यजुर्वेद में आपको युद्ध से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, धनुर्विद्या आपको मिलेगी। और अथर्ववेद में आप देखोगे मैजिक स्पेल्स, आपके चार्म्स जो होते हैं ना, टोटके एंड ऑल, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिल जाएंगी, अथर्ववेद के अंदर मिल जाएंगी। कहा जाता है कि ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद थे ये ऋग्वेदिक काल में कंपाइल हुए थे, जबकि अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल हुए। अभी इसको डिटेल में वैदिक पीरियड में देखते हैं। हर एक वेद के 4 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं संहिता, एक होते हैं ब्राह्मणा, तीसरे होते हैं आर्यनकास और चौथे होते हैं उपनिषद, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे वैदिक काल में, ये जस्ट एग्जाम्पल दिया कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि हर एक वेद का कोई ना कोई स्कॉलर तो होगा, कोई ना कोई पंडित तो रहा होगा। तो जैसे ऋग्वेद की अगर बात करूं तो इसमें जो स्कॉलर हुआ करते थे वो थे कोतरी या मोत्री, ठीक है, कोतरी मोत्री, दीज वर द स्कॉलर्स ऑफ ऋग्वेदा। इनके ब्राह्मणास याद कर लो, कैसे याद रखोगे, एक से याद रख लो, ठीक है। ए फॉर ऐत्रेय, के फॉर कौशितकी, ए फॉर ऐत्रेय, के फॉर कौशितकी। अब बार बार मेंशन होगा कि एज पर द सोर्स ऑफ ऐत्रेय ब्राह्मणा, तो आपको पता होना चाहिए ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का है। ऑल्दो वैदिक पीरियड स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको क्विकली। दूसरा आता है कौशितकी ब्राह्मणा, ये भी किसका है, ऋग्वेद का है। उसके बाद उपवेद की बात करें तो इसका जो उपवेद है दैट इज आयुर्वेद, और आयुर्वेद के स्कॉलर कौन रहे हैं, प्रजापति, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के जो मेन स्कॉलर थे या प्रीस्ट थे वो थे अर्धवार्यु किसके, यजुर्वेद के। अब ब्राह्मणास अगर देखें तो सतपथा और तैत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है, ST से याद रख लो, ST, सतपथा और तैत्रेय ब्राह्मणा। सबसे जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा है वो कौन सा है, सतपथा ब्राह्मणा ही है, बहुत डिटेल में है, इसके अंदर 100 सेक्रेड पाथ आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, 100 सीक्रेट पाथ दिखाए गए हैं सतपथा ब्राह्मणा के अंदर। सतपथा और तैत्रेय ब्राह्मणा किसके हैं, यजुर्वेद के। इसका उपवेद क्या आ जाता है, धनुर्वेद आ जाता है। जैसे कि मैंने बोला युद्ध से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो इसमें आपको धनुर्वेद उपवेद मिल जाएगा। और धनुर्वेद के स्कॉलर कौन है, विश्वामित्र। फिर आते हैं सामवेद, जैसे कि मैंने बताया श्लोकों को गाया जाएगा, तो गाथा, ठीक है, सिंगिंग, उद्गाथा स्कॉलर आ जाएंगे सामवेद के। इसके ब्राह्मणा की बात करें तो पंचविंशा आ जाता है। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। गंधर्व वेद के जो स्कॉलर हैं वो हैं नारद, नारायण, याद है ना आपको, वो गाते रहते थे, तो नारद से याद रख लेना। अथर्व वेद की बात करें तो इनके जो प्रीस्ट हैं या स्कॉलर हैं वो हैं ब्रह्मा, और जो ब्राह्मण आ जाएगा इसका दैट इज गोपता ब्राह्मणा। और उपवेद आएगा शिल्प वेदा, और कौन इसके स्कॉलर हैं शिल्प वेद के, तो वो हैं विश्वकर्मा, ठीक है। आई होप अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल अभी प्रेपरेशन शुरू ही कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है, ट्राई करो कि आप नोट्स बना लो साथ साथ में। चलिए नाउ हम एंटर कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया के अंदर। अभी हमने देखा हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले एंटर कर रहे हैं प्री हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा, तो फिर पता कैसे चला कि ये पीरियड एग्जिस्ट करता था। तो इस काल को बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है, पत्थर काल भी जिसको बोलते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथ का मतलब होता है स्टोन, मीज़ो का मतलब होता है मिडल, एंड नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। अब पेलियोलिथिक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले।
टाइम पीरियड इनका ओवरऑल अगर देखो स्टोन एज का, चालकोलिथिक को अगर मैं इंक्लूड ना करूं पहले, बट कई बुक्स में आप देखोगे कि चालको भी इंक्लूड होता है, तो इसको हम ले लेते हैं ओवरऑल 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 3000 BCE, अगर मैं चालकोलिथिक को भी इंक्लूड कर लूँ। पेलियोलिथिक की टाइमिंग रहेगी 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE, फिर 10,000 में ख़त्म हो गया ना पेलियोलिथिक, फिर उसके बाद मीज़ो आ जाएगा 10,000 टू 8,000, और उसके बाद 8,000 पे मीज़ो ख़त्म हो गया तो स्टार्टिंग हो जाएगी नियोलिथिक की 8,000 टू 6,000। और इसके बाद एक डिबेट चलती है कि पहले चालकोलिथिक आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, पर हम पढ़ेंगे चालकोलिथिक। चालकोलिथिक का टाइम पीरियड हम ले लेते हैं फ्रॉम 6,000 टू 3,000 BCE, ठीक है। नाउ टर्म पेलियोलिथिक, यानी कि ये जो पेलियोलिथिक टर्म है इसको कॉइन किया था जॉन ल्यूबॉक ने। हंटर और फूड गैदरर हुआ करते थे, एनिमल्स को मारा करते थे, फूड को कलेक्ट कर लिया करते थे, और थोड़े दिन तक के लिए उसको चला लिया करते थे। मेनली जो फोकस था वो खाने पीने पे ही हुआ करता था। अगर पीरियड की बात करें, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा जिसमें ये कहाँ पे लाए करते हैं, तो आइस एज में। आइस एज की बहुत सारी मूवीज़ भी आपने देखी होंगी, तो प्लिस्टोसीन पीरियड या फिर आइस एज बोल सकते हो। और ह्यूमन की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी, तो होमो इरेक्टस। ह्यूमन भी इवॉल्व हुआ है ना, एक टाइम पे बंदर की तरह दिखता है ऐसा माना जाता है, फिर जाके इरेक्ट हुआ है, तो उस टाइम पे होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस जो थे ये ऐसे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो वैसे बात नहीं किया करते थे। दे हैड अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज किस फॉर्म में थी, तो साउंड की फॉर्म में थी। और इनका कॉम्प्लेक्स कल्चर होता था जिसके बारे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है। पेलियोलिथिक एज की अगर रेस पूछ ले कि ह्यूमन बीइंग्स किस रेस में आते थे, तो नेग्रीटो रेस में आते हैं। जैसे आज के अफ्रीकन्स दिखते हैं ना, वैसी इनकी रेस हुआ करती थी, नेग्रीटो रेस। कहाँ पे रहते हैं, तो ओपन एयर में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहा करते थे जहाँ पे पहाड़ियाँ हो, पानी हो, तो उन एरियाज़ में आपको ये मिल जाएंगे। साथ में केव्स में भी रहने लगे, रॉक के अंदर शेल्टर बनाने लगे। केव्स में ही हमें क्या मिल गई बाद में, पेंटिंग्स मिली। अभी नहीं मिली हैं, पेलियोलिथिक में नहीं मिली हैं, कुछ और चीज़ें मिली हैं पेलियोलिथिक में, वो देख लेते हैं। पेंटिंग का या फिर आर्ट का जो एविडेंस मिलता है वो हमें मिला जाके अपर पेलियोलिथिक में। पहले आया लोअर पेलियोलिथिक, फिर आया मिडल पेलियोलिथिक, फिर आता है अपर पेलियोलिथिक। और जो एविडेंस मिलता है वो कब मिलता है हमें, आर्ट का अपर पेलियोलिथिक में। उसके अलावा एग्रीकल्चर यहाँ पे कुछ नहीं होता था, ना तो घर बनाते थे ये लोग, ना ही कोई पॉट्स बनाते थे, ठीक है। अभी कुछ नहीं बन रहा, नोमैडिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और फायर का भी यूज़ करने लगे, पर लेटर स्टेजेस में, पेलियोलिथिक में ही शुरू कर दिया था। अपर पेलियोलिथिक पीरियड जब आया था तब लगे थे जाके करने। टूल्स अगर देखें तो कैसे थे इनके, अब देखो जब लोअर पेलियोलिथिक चल रहा था ना, हैंड एक्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, चॉपर यूज़ कर रहे थे, क्लेवर यूज़ कर रहे थे, पर बड़े रफ और हैवी से होते थे, वज़न भी बहुत ज़्यादा होता था और उतने शार्प नहीं थे। बट एज यू विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द मिडल पेलियोलिथिक, तो इन्होंने स्क्रैपर बनाए, बोरर बनाए, छेद डालने के लिए ब्लेड लाइक टूल्स बना दिए। ये कुछ हद तक शार्प होने लगे, ठीक है, वजन भी कम होने लगा और शार्प होने लगे। और अपर पेलियोलिथिक में इन्होंने पैरेलल साइडेड टूल्स बनाए, ब्यूरिन्स बना दिए, बहुत शार्प थे ये। और जो टेक्निक यूज़ करते थे वो थी लेवलॉइज टेक्निक। देखो पत्थर होता है ना, पत्थर की अगर आप स्क्रैपिंग कर दोगे, बाहर की लेयर्स निकालोगे तो अंदर एक और शार्प ऑब्जेक्ट निकल के आता है, दैट इज़ लेवलॉइज टेक्निक। और इस अंदर वाली चीज़ से ही अपने टूल्स को बनाया करते थे, ये काफ़ी हार्ड होता था, ठीक है। और जो एविडेंसेस मिले हैं हमें फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड, वो क्या क्या है, एक ऐसी शेप का हमें टूल मिलता है और ये बोन का बना हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है ये मदर गॉडेस है, यानी कि इसकी वर्शिप करी जाती थी, जबकि कुछ मानते हैं कि नहीं, ये मदर गॉडेस नहीं है, ये वेपन की फॉर्म में यूज़ होता था। एक दांत मिला है, दांत में ऊपर छेद डाल रखा है, तो बोलते हैं मे बी इसको ताबीज़ एम्यूलेट की तरह यूज़ किया जाता होगा। एक शेल मिली है, अंडे की शेल होती है ना वाइट कलर की जो होती है, तो ये ऑस्ट्रिच के अंडे की शेल मिली, उसके ऊपर ये क्रिस क्रॉस सा पैटर्न बनाया हुआ था। इससे पता चलता है कि वो कभी कभी फ्री भी हुआ करते थे, और जब फ्री होते थे तो टाइम पास के लिए कुछ भी ड्रॉ कर रहे होते थे ओवर दीज शेल्स, ठीक है। तो ये पेलियोलिथिक से हमें मिले। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तमिलनाडु में एक रीजन है दैट इज़ पल्लावरम। पल्लावरम में हमें एक हैंडेक्स मिलती है, ठीक है, कुल्हाड़ी सी मिलती है, और उसको नाम दे दिया पल्लावरम हैंडेक्स। किसने फाइंड आउट करी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने फाइंड आउट करी थी। अब ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे देखे गए हैं सिंस पास्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेलियोलिथिक साइट्स क्या क्या मिलती हैं हमें। तो पाकिस्तान में एक रिवर जाती है जिसका नाम है सोन रिवर।
इसके बैंक पे भी हमें काफ़ी सारे पेलियोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं। यूपी की बेलन वैली में चले जाओगे तो वहाँ पे भी हमें एविडेंसेस मिलेंगे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी एविडेंसेस मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की बाघमुंडी और भीरबानपुर यहाँ पे भी एविडेंसेस मिलते हैं। उड़ीसा के बूढ़ाबलंग, कमरपारा, कुलियाना, इन जगहों पे भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनी कोंडा में मिलते हैं। तमिलनाडु के अतिरामपक्कम, मंजनकरम, गुडियान केव्स, यहाँ पे पेलियोलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं। महाराष्ट्र के चिरकी और निवासा में भी हमें पेलियोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं। मे बी सम विल फाइंड कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी लोकेशंस हैं, बट दो तीन बार इसको पढ़ोगे ना आप तो आपको याद हो जाएंगी। और सेकंड चीज़ पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट रिलेटेड है टू द पेलियोलिथिक पीरियड, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि बाघमुंडी या फिर भीरबानपुर लिखा हुआ है तो वो वेस्ट बंगाल में थी और किससे रिलेटेड थी, पेलियोलिथिक पीरियड से थी। वैसे ही बड़ा बलंग, कमरपारा, कुलियाना, तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। जस्ट बिकॉज एग्जाम इज़ वेरी नियर, आई जस्ट होप आपने ये साइट्स पढ़ ली हैं तो आपको इतना टफ नहीं लग रहा होगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, सो ट्राई कि इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। नाउ पेलियोलिथिक खत्म होता है, देन वी विल एंटर इनटू द मेजियोलिथिक पीरियड, जिसकी टाइम पीरियड हमने देखी 10,000 BCE टू 8,000 BCE, ठीक है। बार बार नहीं लिखा है, ऊपर लिख दिया है ऑलरेडी। तो ये हंटर और हर्डर्स हुआ करते थे। होलोसीन एरा इनका चलेगा। टेम्परेचर अब रेज हो चुका था तो बर्फ़ मेल्ट कर गई, और जब बर्फ़ मेल्ट हुई तो वहाँ पे नया फ्लोरा और फौना इमर्ज हो गया, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स नए नए आ गए ऑन द अर्थ। इनकी जो खास बात है मेसोलिथिक की वो है माइक्रोलिथ। बहुत छोटे टूल्स इन्होंने बना दिए और काफ़ी शार्प हुआ करते थे। और ये जो माइक्रोलिथ्स थे इनकी अगर लेंथ भी देखोगे ना तो 1 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक की होती थी, ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से इन्होंने शार्पनेस इनकी इंक्रीज़ कर दी थी। उसके अलावा धनुष और बाण की इन्होंने इन्वेंशन कर दी, बोज एंड एरो इन्होंने फाइंड आउट कर दिए। 1867 में हमें एक एविडेंस मिलता है विच इज़ रिलेटेड टू द मेसोलिथिक एज। वो मिलता है कहाँ पे, तो सुहागी घाट जो कि काइमूर हिल्स हैं यूपी की, वहाँ पे एक पेंटिंग मिली हमें, ठीक है। फर्स्ट पेंटिंग जो हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिली वो कब मिली, 1867 में जाके मिली। और जो मेनली चीज़ें ड्रॉ करी गई थी वो थी एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स को अटैक करते हुए दिखाया था, ठीक है। तो फर्स्ट पेंटिंग हमें कौन से पीरियड की मिलती है, वो मिलती है मेसोलिथिक पीरियड की। तो जो ऑफिशियल हमारे पास डाटा है 1867 का, सुहागी घाट इन काइमूर हिल्स और यूपी में, ठीक है। कलर्स कौन कौन से यूज़ करते थे, तो रेड कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर यूज़ करेंगे। अब बनाने के लिए कुछ चाहिए भी तो, ब्रशेस भी तो चाहिए, तो स्क्वर्ल होती है ना, गिलहरी होती है जो, उसके बालों का यूज़ करके ये लोग ब्रश बनाया करते थे। फिर आते हैं मेगालिथ्स के ऊपर। मेगालिथ्स की बात करें अगर, मेगालिथ्स की अगर बात करें, मेगा यानी कि बड़ा, ऊपर माइक्रोलिथ देखा ना, माइक्रो का मतलब होता है कोई चीज़ छोटी है, ठीक है। तो टूल्स देख लिया हमने, माइक्रोलिथ थे। अब बरियल होते थे ना इनके, जो जहाँ पे ये दफनाते थे वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे। अब इसकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। कुछ मानते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये लोग मेगालिथ्स को रख दिया करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया करते थे। मेगा का मतलब बहुत बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, तो बड़ा पत्थर रख दिया। और इनका ये भी अज्यूम करा जाता है कि मे बी ये लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे, इसी वजह से पत्थर रखा फॉर द प्रोटेक्शन। कुछ बोलते हैं कि मे भी इन्होंने निशानी लगाई होती थी कि हमारे जो एंसेस्टर हैं उनको हमने यहाँ पे दफनाया, तो जो भी अगली जनरेशन्स होंगी उनको भी यहीं पे दफनाया जाए। तो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। बरियल साइट्स के साथ हमें बड़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे कि ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं, डेली यूज़ की आइटम्स मिलती हैं। तो ऑर्नामेंट्स क्यों रखे, मे बी बिलीव था इनका कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है तो उनको कमी ना हो आगे चल के किसी चीज़ की। डेली यूज़ आइटम्स क्यों रखी, ताकि खाना पीना उनका चलता रहे नेक्स्ट जो उनका बर्थ होगा। अब राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में एक रिवर बहती है जिसका नाम है कोठारी। वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बागोर। इसको सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट करा गया है। बहुत बढ़िया मेसोलिथिक साइट अगर आपको देखनी है इंडिया के अंदर, तो सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन किसकी मिलेगी आपको, राजस्थान के बागोर में। कौन से रिवर के बैंक पे, तो कोठारी रिवर, ठीक है। वैसे ही मध्य प्रदेश चले जाओ, वहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको आदमगढ़। यहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं कि इन्होंने एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी थी, यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। नाउ वी विल सी मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर। अब ये उस टाइम के इंडिया की बात हो रही है, तभी पाकिस्तान भी अपना ही हिस्सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ आ जाएगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ द मेसोलिथिक साइट। राजस्थान अभी देखा बागोर, ठीक है। कौन सी रिवर के बैंक पे, कोठारी रिवर।
उसके अलावा मध्य प्रदेश, अभी देखा आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ में क्या मिला हमें, अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो चुकी थी। यूपी में गए, कोलदीवा एक जगह आएगी, थोड़े बहुत अभी राइस के एविडेंसेस मिल रहे हैं। बाय द टाइम आप देखोगे नियोलिथिक में, आईवीसी में बड़े ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। चौपानी मांडो यूपी की ही मीजोलिथिक साइट है। काइमूर में क्या मिला अभी हमें मीजोलिथिक से रिलेटेड, फर्स्ट पेंटिंग सुहागी घाट वाला जो एरिया है काइमूर हिल्स का यूपी में, ठीक है। महादहा, महादहा इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेल और फीमेल के बरियल मिले हैं एक ही साथ, ठीक है, एक ही बॉक्स के अंदर इनको बरी करा गया है, मेल को भी और फीमेल को भी। तो ये बोला जाता है मे बी सती प्रथा जो थी वो देखी गई हो, ठीक है, तो ये एसोसिएट करी जाती हैं स्टोरी। उसके अलावा गुजरात के रत्नापुर में भी हमें मीजोलिथिक साइट्स मिलती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मीजोलिथिक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक देखो 8000 में ख़त्म होती है आपकी मीजोलिथिक। अब वी आर एंटरिंग इन 8000 BCE से लेके 6000 BCE, ये आ जाएगा नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो न्यू स्टोन एज इसको बोल देते हैं। एक फूड प्रोड्यूसर स्टेज आ गई। अब ये ना आप नोटिस करोगे ये सेटल होने लगेंगे, पहले नोमैडिक मिलेंगे, दोबारा से फिर सेटल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनकी कम्युनिटीज़ बनेंगी, प्रॉपर ट्राइबल ग्रुप्स बन जाएंगे और विलेज आपको सेटल होते हुए दिखेंगे। तो फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज आ चुकी है। तो देखो अगर आपके पास खेत आ चुके हैं ना, तो फिर आप उसी एरिया में रहना पसंद करोगे क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं ये थोड़े थोड़े सेटल होने शुरू हो जाएंगे। वी गॉर्डन चिल्डे, इन्होंने नियोलिथिक एज को बोला कि ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन है। क्यों नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोला, क्रांति क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले एग्रीकल्चर हो गया शुरू, एनिमल की डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाती है। टूल्स इनके पास बहुत शार्प आ चुके हैं, पॉलिश्ड हैं प्रॉपर, जैसे आज के टाइम पे आप टूल्स देखोगे वैसे तो नहीं मिलेंगे, उस टाइम के हिसाब से जो पत्थरों से टूल्स बन रहे हैं बहुत शार्प और पॉलिश्ड मिल जाएंगे। कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि अब खेत आ चुके हैं, वहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं। कॉर्न, कॉर्न को बोला जाता है रागी, ठीक है, कॉर्न, तो एक वैरायटी आ जाएगी उसकी रागी, तो उसको ग्रो कर रहे हैं। हॉर्स ग्राम मिलेंगे, चने मिलेंगे आपको, जिसको बोला जा रहा है कुलट्ठी, वेरी इंपॉर्टेंट। कुलट्ठी किसको बोला गया, हॉर्स ग्राम को। रागी किसको बोला गया, दैट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ कॉर्न। उसके अलावा डोमेस्टिकेशन किस किस की हो रही है, कैटल्स की हो रही है, शीप, गोट्स अब सेटल हो चुके हैं क्योंकि इनके पास अपने खेत आ चुके हैं। इसके अलावा इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, जो स्टोन टूल्स हैं ना प्रॉपर आपको मिलेंगे, पॉलिश्ड मिलेंगे, पैक्ड मिलेंगे। किस चीज़ के बने हैं, तो क्वार्ट्जाइट और सेल्ट के मिले हैं, पत्थर की ही टाइप्स होती हैं क्वार्ट्जाइट और सेल्ट, इसके बनाए जा रहे हैं स्टोन टूल्स। और एग्जाम्पल अगर देखें, नीडल्स इन्होंने बना दी है, ठीक है, अपना जो ये देखा गया कपड़ा बनाना है अगर, तो उसके लिए नीडल तो चाहिए होगी, तो धागा भी बन चुका है। स्क्रैपर्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको अब दिखती हुई मिलेंगी नियोलिथिक एज में। इसके अलावा पॉटरी इन्वेंट हो चुकी है। पॉटरी कैसे इन्वेंट हुई, बिकॉज व्हील का इन्वेंशन हो गया, पहिए का इन्वेंशन हो चुका है। अब देखो पहिया बन गया तो पॉटरी भी बनने लगी, और पहिया बन गया तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना भी ईजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी। इसके अलावा ब्लैक बर्निश्ड वेयर आपको मिलेंगे, पॉट्स मिलेंगे, ग्रे वेयर मिलेंगे, ये टाइप्स हैं पॉट्स की, ठीक है, ब्लैक बर्निश्ड वेयर और ग्रे वेयर। सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है, डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुकी है, इनके पास अब रिसोर्सेज हैं ताकि ये अपनी सेटल लाइफ शुरू कर सकें। पहले हमने देखा खाने पे फोकस है, पर अब ये प्रोड्यूस भी करने लगे। हाउसेस की शेप देखोगे तो रेक्टेंगुलर हैं, सर्कुलर हैं, मड और रीड के बनाए हैं, घास फूस के बनाए हैं, ठीक है, मड यूज़ करके बनाए हुए हैं। नेचर की इन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दी, नेचर यानी कि हवा वगैरह की वर्शिप कर दी, लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रहा है तो उसकी वर्शिप करना शुरू कर दी। ये बोला जाता है जिस भी चीज़ से डर लगता था उसकी वर्शिप करना शुरू कर दो। बोट्स बनाने इन्होंने शुरू कर दिए थे, नाव बन गई है तो इसका मतलब ये समुद्र वाले एरिया में भी जा रहे थे, ठीक है। कॉटन को स्पिन करना इन्होंने शुरू कर दिया। देखो कॉटन जो है हमारे इंडिया में बहुत पहले से है, कॉटन, स्पिनिंग ऑफ कॉटन स्टार्टेड, और क्लोथ भी इन्होंने वीव करने शुरू कर दिए। अभी आपने एक टूल देखा, दैट वाज नीडल, तो यहीं से हमें आइडिया लग गया था कि क्लोथिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुका था। नाउ हम देखेंगे नियोलिथिक साइट्स को। सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान में अगेन। पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ था मेसोलिथिक से भी एसोसिएटेड है, नियोलिथिक से भी एसोसिएटेड है, पर हमें एक एविडेंस मिला है मेहरगढ़ के अंदर, ड्रिल्ड टूथ,
दांत की ड्रिलिंग कर रखी है, ठीक है, जैसे रूट कैनाल नहीं होता तो वैसा हमें एक दांत मिलता है। तो इसका मतलब डेंटिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मेहरगढ़ में कहीं ना कहीं पता था। एक और जगह है किली गुल मोहम्मद, यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिल जाते हैं। यूपी में हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली कोल दीवा में, जहाँ पे हमें पहले राइस मिल जाते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। अभी एक सीक्वेंस मिला यूपी के कोलदीवा के अकॉर्डिंग, नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक पीरियड आते हैं और इसके बाद डायरेक्ट आयरन एज आती है, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड आते हैं अकॉर्डिंग टू कोलदीवा, ठीक है। एविडेंस जो मिले वहाँ से क्या प्रेडिक्ट होते हैं, आईवीसी नहीं आई बीच में, ऋग्वैदिक पीरियड भी नहीं आया बीच में, डायरेक्टली क्या आ गया, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे मिला हमें, कोलदीवा में, विच इज़ लोकेटेड इन यूपी। बिहार पेलियोलिथिक साइट्स हम देख चुके, ठीक है। आपने देखा कमरपारा, कुलियाना, ठीक है, तो वो हमने कहाँ पे देखा, बिहार के अंदर, बूढ़ा बलंग, तो वो सारी एरियाज थे बिहार के अंदर पेलियोलिथिक फेज में। पर अभी क्या मिल रहा है, चिरांद, ये किससे एसोसिएटेड है, नियोलिथिक पीरियड से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चिरांद, यहाँ पे हमें डियर के हॉर्न मिले हैं, सींग मिले हैं। तेलंगाना चलेंगे, तेलंगाना में मिलेगा उतनूर, उतनूर में हमें ऐश के टिल्ले मिले हैं, ठीक है, ऐसे माउंट्स भी बने हुए मिले हैं। तमिलनाडु चलो, तमिलनाडु देखो अतिराम पक्कम वगैरह जो थे वो पेलियोलिथिक में थे, गुड़ियान के पेलियोलिथिक में थी। पर अभी कहाँ पे जा रहे हैं हम, पय्यम पल्ला, पय्यम पल्ला इज एसोसिएटेड टू नियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे हमें ग्रीन ग्राम वगैरह मिल गया। कर्नाटका में जाओगे तो बुढ़ी हल, मस्की, हलूर, यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, नियोलिथिक पीरियड के बहुत सारे एविडेंसेस। एक और जगह पे जाओ, कश्मीर, कश्मीर में एक जगह है बुरज़ोहम, जम्मू एंड कश्मीर लिख लो, जम्मू में है बेसिकली ये, वैसे जम्मू एंड कश्मीर बोल सकते हो आप, बुरज़ोहम। तो ह्यूमन और डॉग का बरियल मिला, यानी कि एक ही जगह पे ह्यूमन को भी और उसके साथ उनके डॉगी को भी दफनाया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉयल्टी दिखाई जा रही है और ये भी पता लग रहा है कि डॉग की डोमेस्टिकेशन भी ये लोग कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। नाउ वी आर एंटरिंग टू द चालकोलिथिक पीरियड। चालको का मतलब होता है कॉपर। 6000 टू 3000 BC इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। अब कुछ एविडेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ से लगेगा कि चालकोलिथिक हड़प्पा के बाद में आया था, कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको लगेगा कि ये नहीं पहले आ चुका था। एग्जाम्पल, रूरल है चालकोलिथिक, रूरल गांव लेवल का यहाँ पे सेटलमेंट मिलेगा आपको, तो इससे हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा से पहले ही आया था, क्योंकि हड़प्पा तो अर्बन था। पर कॉपर आ जाती है, कॉपर को बोला जाता है कि चालकोलिथिक में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हड़प्पन्स तो ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे थे, कॉपर के साथ टिन ऐड कर देते थे, SB टिन ऐड कर रहे थे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ठीक है चालकोलिथिक पहले आया था। और जो चालकोलिथिक पीरियड है वहाँ पे पता चलता है कि ये लोग हिली एरियाज़ के पास में या फिर रिवर्स के पास में रहा करते थे, जबकि हड़प्पन्स को हम देखते हैं जो इंडस के फ्लड प्लेन्स थे, प्लेन वाले एरिया में शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ से हमें लगता है कि चालकोलिथिक जो है वो कहीं ना कहीं हड़प्पन से पहले आ चुका था। तो इसी वजह से हम चालकोलिथिक को ले लेते हैं कि चालकोलिथिक जो है वो हड़प्पन से पहले आया हुआ है, 6000 टू 3000 BC का टाइम पीरियड। क्रॉप रोटेशन का इनको आइडिया था, एग्रीकल्चर ये किया करते थे, कैटल रेयरिंग भी किया करते थे, वीट का यूज़ ये कर रहे थे, राइस, बाजरा यहाँ पे इमर्ज हो गया। और ब्लैक सॉइल वाले एरिया में चालकोलिथिक पीरियड फ्लरिश करता है। तो ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर सॉइल भी बोलते हो आप, रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल, तो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है ये सॉइल, कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हंटिंग एंड फिशिंग भी करते थे, एनिमल्स को तो मार रहे थे पर अब फिशिंग के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। कैसे पता चला कि ये लोग फिशिंग कर रहे थे, बिकॉज हमें एक फ़िश हुक मिलता है वेस्ट बंगाल से, तो उसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि दे वर डूइंग फिशिंग। कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, ब्रॉन्ज का यूज़ भी कर रहे थे, पर उतना प्रोमिनेंट नहीं करेंगे जितना हड़प्पन कर रहे थे, ठीक है। तो जो क्वालिटी थी ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, याद रखना इस चीज़ को, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, पर ज़्यादा खास क्वालिटी का ब्रॉन्ज नहीं मिलता। एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था फूड के लिए, पर इनको मिल्किंग का आइडिया नहीं था कि दूध भी पी सकते हैं, जो एनिमल्स का मिल्क है उसको हम पी भी सकते हैं, तो इनको ये चीज़ आइडिया में नहीं थी, ठीक है। और जो गोंद ट्राइब है बस्तर वाले एरिया में, वहाँ पे आज भी ये प्रैक्टिस होती है कि मिल्क नहीं पीते वो लोग, पर दूध को ज़रूर, सॉरी मिल्क को नहीं पीते हैं, पर जो फूड है उसको ज़रूर खाते हैं, एनिमल्स को एज अ फूड ज़रूर यूज़ करते हैं। टूल्स, वेपन्स ये लोग भी यूज़ कर रहे हैं, पॉटरी बना रहे हैं। आहार, आहार इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। अभी चलते हैं आहार, वहाँ पे कल्चर आएगा एक। तो आहार कल्चर में हम देखते हैं कि वहाँ पे 7 तरह की पॉटरी इमर्ज करती है, अभी इमेजेस के साथ बताऊँगी। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए 3 जगहों पे हमें यहाँ पे कल्चर इमर्ज होते हुए दिखे। कल्चर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो रही है।
जैसे राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा बनस कल्चर, गणेश्वर जोधपुर कल्चर और आहार कल्चर। आहार को ही तांबावती भी बोला जाता है। तांबा क्या होता है? कॉपर। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर। ठीक है, कॉपर मिल जाएगा कहाँ पे? आहार में, तांबावती में। वेस्टर्न मध्य प्रदेश अगर चलोगे तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कुछ लोकेशंस मिलेंगी, जैसे कि ईरान। अब ये ERAN है, ठीक है, आई नहीं है यहाँ पे, तो ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिल जाता है। केयाथ, मालवा। क्वेश्चन जो कि बन सकता है कि ईरान और केयाथ कल्चर किससे एसोसिएटेड है, तो वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। महाराष्ट्र में आपको दो जगहों पे अहमदनगर और पुणे, यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस मिलेंगी जो कि चालकोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है। इनके फीचर्स देखेंगे अभी। अहमदनगर के अंडर आएगी NDJ, क्या आ जाएगी? NDJ, यानी कि निवासा दाइमाबाद जॉर्वे। निवासा दाइमाबाद जॉर्वे, निवासा दाइमाबाद जॉर्वे। इसको जॉर्वे कल्चर भी बोल दिया जाता है पूरे को। क्या बोल दिया जाता है? जॉर्वे कल्चर। पुणे में देखोगे तो इनामगांव, सोनगांव, चंदोली। इनामगांव, सोनगांव, चंदोली, तो ये किस में आ जाएंगे? पुणे के अंडर आ जाएंगे। वन बाय वन स्टडी करते हैं क्या क्या खास फीचर थे। आहार कहाँ पे मिला? राजस्थान में। आहार को ही तांबावती भी बोला जाता है बिकॉज कॉपर यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है। एक जगह और आएगी राजस्थान में जिसको बोलते हैं गिलुंद। गिलुंद में हमें स्टोन ब्लेड फैक्ट्रीज मिली हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टोन की ब्लेड्स बना करती थी, एक प्रॉपर फैक्ट्री बनी हुई थी। बालाथल, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू राजस्थान। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक तो ईरान आ गया, क्याथ आ गया, मालवा आ गया। मालवा जो है काफ़ी रिच है सिरामिक्स में। महाराष्ट्र चलोगे, अहमदनगर, पुणे आ जाएगा। निवासा, दाइमाबाद, जॉर्वे, ये कहाँ पे हैं? आपके अहमदनगर में। पुणे, इनामगांव, सोनगांव, चंदोली, ठीक है। उसके बाद दाइमाबाद में ना ब्रॉन्ज से बने हुए हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि ब्रॉन्ज से बने हुए एलिफेंट्स, राइनो, कैरियट यानी कि रथ। तो ये सारे होर्ड्स मिले हैं, बल्क में मिले हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस। उसके अलावा हमने बात करी आहार में हमें पॉटरी मिलती है डिफरेंट टाइप की, जैसे कि ग्लोब्यूलर वेस। इसका बेस जो है देखो गोल सा है, ठीक है, सिर्फ रखने के लिए थोड़ा सा सीधा होगा, बाकी सर्कुलर अपीयरेंस होगी। गोबलेट्स मिले। आपने कभी अगर तेल की फनल देखी हो तो उसकी तरह ये दिखते थे गॉबलेट्स। उसके अलावा डिशेज ऑन स्टैंड मिली, प्लेट्स रखी हैं और उसके लिए प्रॉपर स्टैंड बनाए गए हैं। आज भी नहीं होता ऐसा जैसे उस टाइम पे हुआ करता था। बाउल्स ऑन स्टैंड, यानी कि कटोरियाँ स्टैंड के ऊपर रखी हुई हैं। फिर उसके बाद स्पाउटेड जार है, फ्लेयरिंग माउथ है, ये सुराही जैसी दिख रही है आपको। और उसके अलावा बफ वेयर्स मिलेंगे, रेड स्लिप वेयर मिलेंगे और कॉम्ड वेयर। कुछ नहीं, रेड स्लिप का मतलब है रेड कलर का पॉट मिल जाएगा। कॉम का मतलब है जैसे कंघी नहीं होती, ऐसे लगता है कि कंघी से ड्रॉ करा हो डिज़ाइन, ठीक है, कॉम्ड वेयर। कैरिनेटेड बाउल्स मिल जाएंगे। कैरिनेटेड बाउल्स की अपीयरेंस कुछ ऐसी जैसी होगी, ठीक है, दिस इज़ कैरिनेटेड बाउल। उसके बाद रेड एंड ब्लैक पॉटरी जो थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे। ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, यानी कि जो गेरुआ सा कलर होता है ना, उस कलर में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। हाउसिंग के पैटर्न बड़े यूनिक थे। आहार में जाओगे ना तो या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ को बने होंगे या तो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में बने होंगे। पिट ड्वेलिंग किया करते थे ये लोग और बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे और ज़मीन के नीचे को घर बनाया करते थे। वॉटल एंड डॉब हाउसेज हुआ करते थे, यानी कि जो आपका मड होता है, रीड होता है, उसके बनाए जाते थे। शेप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मिल जाएगी। दाइमाबाद अगर दोबारा से चलेंगे तो दाइमाबाद में तो हमें क्या मिले? ब्रॉन्ज के हॉर्स एलिफेंट्स मिले, ठीक है, बहुत ज़्यादा बल्क में मिले। एलिफेंट्स मिले, राइनो मिले, कैरियट्स मिले। अब क्या मिल गई कि इन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन कर रखी थी, किलों की फोर्टिफिकेशन कर रखी थी, बाहर से बाउंड्री दे रखी थी ताकि कोई भी फॉरनर इनको इन्वेड ना कर सके। और कुछ क्यों फोर्टिफिकेशन करी थी? बिकॉज हमें रब्बल बाशन्स मिले। रब्बल बाशन का क्या मतलब होता है? टूटे हुए किले। तो यहाँ से पता लगता है इनके ऊपर कोई अटैक करने की ट्राई कर रहा था, जिस वजह से इन्होंने अपने किलों की फोर्टिफिकेशन कर दी थी। उसके अलावा आता है इनाम गाँव। इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में हमने देखा, कौन से एरिया में? पुणे वाले एरिया में। यहाँ पे हाउसेस की अगर आप अपीयरेंस देखोगे तो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर मिलेंगे। इन्होंने मोट बनाए थे अपने घरों के बाहर। मोट क्या होता है? ये आपका मान लो बड़ा सा घर है, घर के बाहर ना आपने एक खड्डा सा खुनवा दिया, ठीक है, बस एक ही रास्ता रहेगा, बाकी ये खड्डे में आप मगरमच्छ वगैरह डाल दोगे, दैट इज़ मोट, ठीक है, ताकि इधर से भी कोई आपको अटैक ना कर सके, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, वहाँ पे बड़ा सा गेट लगा दिया जाता था। तो ये वाला डिज़ाइन कहाँ पे मिला? इनाम गाँव के अंदर मिला। सोशल डिटीरिएशन हमें देखने को मिलती है बिकॉज जो स्मिथ वगैरह हुआ करते थे ना, कार्यकर्ता वगैरह हुआ करते थे, कॉपर स्मिथ एंड ऑल, उनके घर ना बाउंड्री के बाहर हुआ करते थे और जो रिच लोग थे वो अंदर रहा करते थे, ठीक है।
बरियल्स के साथ हमें कहीं पे कॉपर मिला, गोल्ड मिला, तो इससे पता चलता है जो पुअर लोग होंगे वो कॉपर डाल दिया करते थे बरियल के साथ, वहीं पे रिच लोग होंगे वो गोल्ड डाल दिया करते थे, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि सोशल डिटीरिएशन कहीं ना कहीं वहाँ पे देखी गई। उसके अलावा बरियल दो तरह से होता था, या तो खड्डा बना देते थे और उसमें डेड बॉडी को रख देते हैं, या तो अर्न फॉर्म में, अर्न होता है कलश, वो इस तरह से होता है ना कलश, ऐश डाल देते हैं, पहले जला दो फिर ऐश को डाल दो कलश के अंदर, अर्न उसको बोल देते हैं। फिर जो कलश होता था उसको दफना दिया जाता था। रिलीजन अगर देखें तो नेचर की भी वर्शिप कर रहे थे ये लोग, अर्थ की वर्शिप भी कर रहे थे, मदर गॉडेस बोल देते हैं, ठीक है। क्ले से बनाई गई थी मदर गॉडेस। और इसके अलावा 2 मेल फिगरीन्स भी हमें मिलते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं ये सारी चीज़ें? इनाम गांव के अंदर मिलती हैं। बुल जो है, बुल की पूजा बहुत पहले से होती आ रही है, आपको चालकोलिथिक में एक एविडेंस मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे? मालवा और राजस्थान के अंदर। ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा इनको शौक था, क्योंकि हमें कॉम्स बहुत सारी मिल रही हैं। इसके अलावा शेल, बीड्स, क्वार्ट्स, ये डेकोरेटिव होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्थर होते हैं, इनका यूज़ करा जाता था एज अ डेकोरेशन। ये बोला जाता है मे बी जो बच्चों का मौत का रेशो था, मॉर्टेलिटी रेशो था, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमें महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा बरियल्स मिलते हैं जहाँ पे बच्चों के स्केलेटन देखे गए हैं। तो मे बी उन लोगों को उस टाइम पे हेल्थ से रिलेटेड उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, या फिर कोई डिजीज़ फैली होगी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई होगी। देयर कैन बी अनदर रीज़न कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया होगा, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई होगी। सो बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड हैं विद द इन्फेंट मोर्टालिटी। इसके बाद स्टोन एज आपका होता है कंप्लीट, और चालकोलिथिक तक इस फेज़ को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, जहाँ पे आपको एक भी रिटन एविडेंस नहीं मिला। कहीं पे हमने किसी भी बुक की बात की? नो, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको रिटन एविडेंस नहीं मिला। तो प्री हिस्ट्री से अब हम जंप कर रहे हैं इनटू द प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड चलता है फ्रॉम 2600 टू 1900, कई जगह पे 1500 BCE भी लिखा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आप देखोगे 1900 BCE तक ये टाइम पीरियड चलेगा, एंड इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है उसको कॉइन करा था सर जॉन मार्शल ने। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी थी। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, तो आप कहाँ पे रह रहे हो? आप कोई हिमाचल में देख रहा होगा इस वीडियो को, कोई जम्मू एंड कश्मीर में देख रहा है, कोई यहाँ पे आप चलेंगे दिल्ली में देख रहा है, कोई मध्य प्रदेश में देख रहा है, तो डिफरेंट रीजन्स में देख रहे हैं, पर एक ही टाइम पे देख रहे हो, तो दैट इज़ यू आर कंटेम्प्रेरी टू मी, ठीक है। हम सारे एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। देखो, अकेले बैठे हो तो आपको फील होता होगा ना कि जैसे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, कोई और बैठा हो उसको लग रहा है सिर्फ उनकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी। तो मेसोपोटामिया इराक वाले एरिया को बोलते थे उस टाइम पे, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये दोनों सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी, यानी कि समकालीन थी। समकालीन, ठीक है। और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज हमने देख लिया, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। चालकोलिथिक में हमने क्या देखा? कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ब्रॉन्ज का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा, हाई क्वालिटी में होगा। इवन आप एक डांसिंग गर्ल देखोगे, अभी सुन लो चाहे से, डांसिंग गर्ल बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कुछ नहीं किया जाता था पहले। क्या करेंगे? ये वैक्स उठा लेंगे, ठीक है, वैक्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देंगे, जो भी मूर्ति बनानी है उनको, उसके ऊपर से बेक्ड क्ले लगा देंगे इसके ऊपर से, ठीक है। फिर थोड़े दिन के लिए उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जब पूरा वो स्ट्रक्चर बन गया होगा ना अंदर, तो मेल्ट कर देंगे इस वैक्स को। एक छेद रख दिया जाता था नीचे वाले एरिया में, और यहाँ पे क्या करेंगे? इस वैक्स को मेल्ट करवा देते थे, और फिर इसमें भर देते थे ब्रॉन्ज। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यानी कि वैक्स को आपने निकाल दिया, उस जगह पे आपने क्या किया? ब्रॉन्ज उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये टेक्निक्स आज भी यूज़ करी जाती हैं। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन पे फोकस करते हैं। ये डांसिंग गर्ल के बारे में था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में था। लेवल ऑइस टेक्निक कहाँ पे थी? स्टोन एज में, ठीक है, वो भी याद रखना। लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहाँ पे आ गई? आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में आ जाती है, ठीक है। नाउ यू विल नोटिस जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हमें मिलेंगी वो ऐसे रीजन में मिलेंगी जहाँ पे हिल्स भी हैं, रिवर्स भी हैं। स्पेशली आपकी जो रिवर रहेगी वो रहेगी इंडस, और इसकी सहायक रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ये सारी क्या हैं? इसकी सतलुज, इसकी सहायक नदियाँ हैं इंडस की।
ट्रायंगुलर शेप की आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है, यानी कि जब आप इसको ड्रॉ करोगे मैप के ऊपर यू विल नोटिस एक ट्रायंगुलर सी शेप मिल जाती है, ठीक है। और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये स्प्रेड है। आज का जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे आपको क्या मिलती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन मिल जाती है। नॉर्थ अगर देखें, नॉर्थ वाले पार्ट में आपको मांडा मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब रिवर के पास में। और साउथ में देखोगे तो दाइमाबाद मिलेगा, ठीक है। यानी कि मैप के ऊपर अगर हम ड्रॉ करते चलें, यहाँ पे मांडा मिल गया आपको, कौन से, नॉर्थ वाले पार्ट में, और महाराष्ट्र में दाइमाबाद मिल गया। मांडा बैंक है किसका, चेनाब रिवर का। दाइमाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर प्रवारा, किस रिवर के बैंक पे, प्रवारा। वैसे ही ईस्ट और वेस्ट में देखोगे तो ईस्ट में आपको आलमगीरपुर मिल जाएगा विच इज़ लोकेटेड इन यूपी, और रिवर कौन सी है, तो हिंदौन रिवर है। और अगर वेस्ट में जाओगे तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज़ इन अफगानिस्तान, तो ये बलूचिस्तान है, बलोचिस्तान है, यू आ गया तो अफगानिस्तान, ओ आ गया तो पाकिस्तान। इस वाले एरिया में हमें एक जगह मिलती है सुक्ता गेंदौर, सुक्ता गेंदौर दस्क रिवर के बैंक पे है। तो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कैसा एक्सटेंशन रहेगा वो चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद 3 फेजेस में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलेगी। एक को हम बोलते हैं हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, दूसरा मैच्योर हड़प्पा, तीसरा लेटर। अर्ली में ग्रो होगा, मैच्योर हो जाएगा, देन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। अर्ली को हम रीजनलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि अभी रीजन बनने लगे, सिटीज़ बनने लगी, इसी वजह से इसको रीजनलाइजेशन बोल देते हैं। प्रोटो अर्बन, यानी कि अभी रूरल फेज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेकंड आता है आपका मैच्योर हड़प्पा, जहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगी। पहले रीजन्स बने, अब बहुत सारे रीजन्स आपस में जुड़ते चलेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी, और इस फेज़ को हम बोल देते हैं अर्बन फेज़। क्या बोल देंगे, अर्बन फेज़। लेटर हड़प्पा में आपको मिल जाएगी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन जो है इसको हम बोलते हैं पोस्ट अर्बन, यानी कि कहीं ना कहीं अब अर्बन फेज़ जो है वो डिक्लाइन होगा और दोबारा से क्या आ जाएगा, रूरल एरिया। तो यानी कि पहले रूरल आया, फिर अर्बन आया, फिर से रूरल आ जाएगा। नाउ हम कलेक्टिव फीचर्स देखेंगे। हम जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, मैच्योर हड़प्पन फेज़ के, यानी कि अर्बन वाले, इंटीग्रेशन वाले फेज़ के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाउन प्लानिंग देखेंगे। इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, आज भी ऐसी प्लानिंग नहीं देखने को मिलती। अर्बन आउटलुक मिलेगा, सिटी शहरीकरण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सिटाडल की बात करें, सिटाडल क्या होता था, एक रेस्ड पार्ट होता था, वेस्ट डायरेक्शन में मिलता था, छोटा सा एरिया होता था। मे बी जो अमीर लोग थे, रूलर थे उस एरिया के, वो यहाँ पे रहा करते थे, और वेस्ट में था। और जो बाकी ज़्यादा एरिया मिलेगा वो मिलेगा ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहा करती थी। बेसिकली जो लोग काम किया करते थे, प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे, वो सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, लोअर वाले पार्ट में, ठीक है। और ईस्ट में हुआ करता था। अब ये ईस्ट में ही क्यों होता लोअर पार्ट आपका, और सिटाडल वेस्ट में ही क्यों था, क्योंकि सनलाइट कहाँ से आती है, फ्रॉम द ईस्ट। तो अगर रेस्ड पार्ट आपको ईस्ट डायरेक्शन में लगा दिया जाता तो यहाँ पे तो लोगों को सनलाइट ही ना मिलती, ठीक है। तो सनलाइट सभी को प्रॉपरली परसीव हो जाए, तो इसी वजह से ईस्ट डायरेक्शन में लोअर पार्ट बना दिया गया, ठीक है। और जो पब्लिक बिल्डिंग थी, ग्रेनरीज थी, वर्कशॉप्स थी, ये सारी आपको रेस्ड पार्ट में मिलती थी। बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे। साइज़ का रेशो जो रहता था इनके साइज़ का ब्रिक्स का, वो 1:2:4 में रहता था। रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे, ठीक है। ये देखो आज के टाइम पे आपको चंडीगढ़ में ये स्टाइल मिल जाता है 90 डिग्री पे कट करने वाला। ग्रिड पैटर्न भी इसको बोलते हैं। और ये जो ग्रिड बन जाती थी साइड में, ये वाली, यहाँ पे घर वगैरह बना लिए जाते थे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। मोर्टार, लाइम, जिप्सम, चूना वगैरह यूज़ करके इन्होंने अपने ड्रेन्स बनाए हुए थे, और एक बड़े से स्लैब ऑफ ब्रिक से उसको कवर कर देते थे। बेसिकली ढक्कन बनाया था ब्रिक्स का, उससे कवर कर दिया करते थे ताकि गंदगी ना फैले और सफाई करने में भी ईजी रहे। उसके अलावा घर इनके 2 फ्लोर के भी होते थे, उससे ज़्यादा फ्लोर के भी देखने को मिले हैं। कोई भी विंडो मेन स्ट्रीट की तरफ फेस नहीं करती थी, मतलब इनको ध्यान था कि प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। नाउ सोसाइटी देखें अगर आईवीसी के टाइम पे, तो अर्बन ज़्यादा मिलेगा, मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा होती थी, प्रोफेशनल्स होते थे बट, ठीक है। सोशल ग्रुप्स भी थे, रूल्ड क्लास भी मिल जाएंगी, रिच मर्केंट्स भी मिलेंगे, पुअर लेबरर्स भी देखने को मिलते हैं। डिफरेंट प्रोफेशन आपको मिल जाएंगे। प्रीस्ट मिलेगा, अभी देखेंगे स्टेटाइट का बना हुआ एक प्रीस्ट मिलेगा हमें, ठीक है, मोहनजोदारो में। वॉरियर भी हुआ करते थे, यानी कि अगर कोई अटैक करता है, बाहरी
एरिया से, तो उसको अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए वॉरियर भी चाहिए थे, पीजेंट्स भी चाहिए थे, ट्रेडर चाहिए थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचा रहे थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमें कहाँ पे मिलती हैं? डिफरेंट टाइप की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ लेबर। लेबर क्या काम कर रही है उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट बिल्डिंग्स मिल रही हैं। कहाँ कहाँ पे? हड़प्पा में मिल रही हैं, लोथल में मिल रही है। लोथल आ जाएगा गुजरात वाले एरिया में, जहाँ आप देखोगे डॉकयार्ड भी मिलेगा, जहाँ पे शिप्स रुका करती थी आके, ठीक है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मिलेगी, कैसे? क्योंकि बहुत सारी टेराकोटा से बनी हुई हमें फीमेल फिगरीन्स मिली हैं। टेराकोटा क्या होता है? कुछ नहीं, मिट्टी होती है, क्ले ही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा बेक कर दिया जाता है और उससे जो बन के आता है वो टेराकोटा होता है। गारमेंट्स भी यूज़ किया करते थे, कॉटन के बने थे, सिल्क के बने थे, वूल के बने थे, विविन क्लोथ हमें मिले हैं, प्रॉपरली कपड़े बनाए गए हैं मोहनजोदारो के अंदर। एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन देखें तो वीट के एविडेंस मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान में है। राइस के एविडेंस आपको लोथल में मिलेंगे, क्योंकि पानी जो था यहाँ पे काफ़ी एक्सेसिव था, जिस वजह से राइस की कल्टीवेशन ये लोग कर लिया करते थे। बार्ले, हॉर्स ग्राम, पीज, मिलेट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमें कब मिली? IVC में। हॉर्स ग्राम देखो, अब हॉर्स ग्राम तो हमें पहले भी मिल चुका है, कब? आपके नियोलिथिक फेज में, जहाँ पे इसको क्या बोला था? कुलट्ठी, याद रखना, ठीक है, कुलट्ठी। पर कुलट्ठी कौन से पीरियड में हम बोलते हैं? इन नियोलिथिक। अभी सिर्फ हॉर्स ग्राम बोलेंगे। मेहंदी वगैरह भी ये ग्रो कर रहे थे। उसके अलावा ग्रेनरी हमें मिलती है मोहनजोदारो के अंदर और लोथल के अंदर। वुडन प्लो मिला है, लकड़ी का बना हुआ हल मिला है हड़प्पा और कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पे आ जाएगा? आपके राजस्थान वाले एरिया में। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बनाए गए प्लो हैं। ये जस्ट टॉय की फॉर्म में होते थे, खिलौने की फॉर्म में होते थे। बनावली इन हरियाणा और बहावलपुर, इन एरियाज़ में हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिल जाते हैं। उसके अलावा कॉटन का भी यूज़ करते हैं। कॉटन को क्या बोला जाता था? सिंदौन। ग्रीक्स को ना हिंदौन नहीं बोलने आता था, वो बोलते थे सिंदौन। तो सिंदौन, उसके बाद ईरानियंस आए थे तो उनको एक्चुअली सिंदौन नहीं बोलने आता था, वो हिंदौन बोलते थे, तभी तो हिंदुस्तान बोलते हैं आज, ठीक है, अदरवाइज वो सिंधुस्तान होता। तो सिंधु से ये टर्म आई सिंदौन। रिवराइन और मरीन रिसोर्सेज को भी ये खाया करते थे, मतलब मछलियाँ भी खाया करते थे, और साथ में मोलस्क। मोलस्क क्या होते हैं? जिनकी पीठ पे शेल नहीं बना होता, जैसे आपकी स्नेल्स आ जाती हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पाइला वगैरह आपने अगर सुना हो, एप्पल स्नेल आपने सुनी हो, शंख बना होता है उनकी बॉडी के ऊपर, तो वो होते थे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उस वजह से इनको खाया करते थे। मिल्क भी ये कंज्यूम कर रहे हैं, दही भी कंज्यूम कर रहे हैं। कैट्स और डॉग्स, तो देखो ऑक्सन भी थे इनके पास, बफलो भी थी, उसके अलावा कैट्स और डॉग्स को भी ये लोग रख रहे थे। हॉर्स के एविडेंसेस नहीं मिलती, ऑल्दो एक परसेप्शन है। सुरकोतड़ा में बोला जाता है कि हॉर्स की हड्डियाँ मिली हैं, पर वो श्योरिटी नहीं है, इस वजह से हम मान लेते हैं कि हॉर्स का ये ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट अगर देखें तो बीड मेकर थे, क्योंकि इनको ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा शौक था। शॉप्स मिली हैं हमें बीड मेकर्स की, कहाँ कहाँ पे? छानूदारो और लोथल वाले एरिया में। छानूदारों में आप नोटिस करोगे बहुत सारी मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिली हैं। मेकअप रिलेटेड आईलाइनर वगैरह हो गया, वो क्रीम वगैरह होगी जो मुंह पे लगाते हैं, तो वो सारी कहाँ पे मिली हैं? छानूदारो। पर यू विल नोटिस जो बैंगल्स हैं ना, चूड़ियाँ हैं, वो चूड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद अलादीनो आज के कराची वाले एरिया में है, वहाँ पे बहुत सारे नेकलेस मिले हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, कार्नेलियन के, पत्थर होती है, शेल होती है एक तरह की, कार्नेलियन, तो इन सब के बने हुए नेकलेस मिले हुए हैं। कहाँ पे? अलादीनो, विच इज़ लोकेटेड इन कराची। अच्छा, ये लोकेशन मे भी आपको टफ लगे, बट दीज आर मैंशनड इन द NCERT। NCERT में इन सभी लोकेशंस का मेंशन है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। बियर्डेड मैन का एक स्टैच्यू मिलता है, दाढ़ी वाले बाबा जी जिनको बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं, स्टोन का बना हुआ है, स्टीएटाइट उसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टीएटाइट अगेन क्ले है एक तरह की, सोप स्टोन की तरह होती है, ठीक है, इजीली उसके ऊपर डेकोरेशन करी जा सकती है। मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो उन्होंने एक ना शॉल सी ले रखी है, अपने लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर शॉल डाली है, अंडर राइट आर्म से निकाल के, और उसके ऊपर बहुत सुंदर से स्ट्रक्चर बने हैं इस तरह से, ट्रिफॉइल डिज़ाइन इसको बोल दिया जाता है। एम्यूलेट भी पहना हुआ है उन्होंने अपनी राइट बाजू के ऊपर, और सिर के माथे के ऊपर भी एक एम्यूलेट लगा रखा है इस तरह से, ऐसा जैसा कुछ, ठीक है। और जो आंखें हैं उनकी वो आधी सी बंद हैं, इससे पता चलता है कि वो मे बी मेडिटेटिव पोज में दिखाए गए हैं। ओके, सो ये बियर्ड मैन के बारे में था।
उसके अलावा हेयर ड्रेसिंग का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक था। डांसिंग गर्ल किस चीज़ की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है। किस टेक्निक से बनी है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है, ये भी याद रखना। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिलता है, मोहनजोदारो में मिलता है। डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ भी मोहनजोदारो। स्टीएडाइट से बने हुए बियर्डेड मैन ये भी कहाँ से मिलेंगे आपको, तो ये भी मोहनजोदारो। उसके अलावा टिन हमें कहाँ पे मिलता है, हज़ारीबाग। हज़ारीबाग आज के छत्तीसगढ़ में, बस्तर झारखंड में। अभी बस्तर से रिलेटेड हमने गोंड ट्राइब भी पढ़ी थी, जो मिल्क का यूज़ नहीं करते, मिल्क वगैरह में नहीं पीते हैं वो लोग, ठीक है। ऑल दो एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं पर मिल्क नहीं पीते। तो यहाँ पे हमें टिन मिलता था। पर उस टाइम पे देखा गया कि आईवीसी जब चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रही थी, तो उतना ज़्यादा टिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। वैसे कॉपर हमें खेतरी माइंस में मिलता है, विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। नाउ स्क्रिप्ट की बात करते हैं। अब हमने बोला आईवीसी किस में आता है, प्रोटो हिस्ट्री में। और प्रोटो हिस्ट्री का क्या खास फीचर था कि राइटिंग एविडेंस तो है पर वो डिसाइफर नहीं है, पता ही नहीं है लिखा क्या है, ठीक है। तो क्या इनकी स्क्रिप्ट रही वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पिक्टोग्राफिक एंड लोगोसाइलेबिक। पिक्टोग्राफिक यानी कि पिक्चर फॉर्म में ये बना दिया करते थे, साथ में लोगोसालेबिक थे यानी कि लेटर्स का यूज़ नहीं करते थे। जैसे आज हम ABCD लिखते हैं, अ ई ई लिखते हैं, वैसा नहीं था, कुछ नहीं, सिंबल्स बनाया करते थे। पक्षी बना दिया, आदमी बना दिया, एनिमल बना दिया, तो उससे अपना जो है मैसेज कन्वे करने की ट्राई किया करते थे, तो उसको बोलते थे लोगोसाइलेबिक। एडियोग्राम्स ग्राफिक सिंबल्स हुआ करते थे, सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, कुछ ऐसी जैसी शेप्स दे दी, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा। तो ये ईडियोग्राम्स इनकी स्क्रिप्ट में देखे गए हैं। बॉस्ट्रोफेडॉन यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं हम, पर ये लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखते थे। ये सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, पहले राइट टू लेफ़्ट, फिर अगली लाइन लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट, फिर अगली दोबारा से राइट टू लेफ़्ट, और इस तरह से ऑल्टरनेट चलेंगे। तो उस टाइप की राइटिंग को बोलते थे बॉस्ट्रोफेडॉन, यानी ये राइट से लिखेंगे, जैसे उर्दू लिखते हैं ना राइट डायरेक्शन से, तो वैसे ही ये लोग भी क्या किया करते थे, राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। पर इनकी जो अगली लाइन होती थी फिर वो लेफ़्ट टू राइट होती थी, ठीक है। तो पहले राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट अगेन, तो ये ऑल्टरनेट वे में चलता रहता था। ये रिटन एविडेंसेस तो हैं पर हमें इनके बारे में नहीं पता कि इन्होंने क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द अगर मैं बताऊँ, इन्होंने 8 लिखा हुआ है, पर कई बार 8 के ऊपर एक ऐसे लाइन सी लगा दी है, कई बार ऐसे लाइन लगाई है, कई बार 3 लाइन्स लगाई हैं। अब इसका क्या ही मतलब निकाल ले कोई, ठीक है। तो ये डिसाइफर नहीं है। इकॉनमी और ट्रेड पे चलते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, इराक के साथ ये कंटेम्प्रेरी थे, इजिप्ट के साथ ये कंटेम्प्रेरी थे। उसके अलावा पर्शिया का भी मेंशन है कहीं कहीं जगह पे। तो ईरान, पर्शिया आज का जो ईरान वाला एरिया है, इनके साथ ये ट्रेड किया करते थे। कैसे पता चलता है, बिकॉज जो मेसोपोटामियन थे, इराक वाले थे, वो इंडस रीजन को, जहाँ से इंडस रिवर जा रही है, उसको मेलुहा कहते थे, मेलुहा। और जो टेक्स्ट हैं, 3 ट्रेडिंग स्टेशंस आपको मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पे, एक मिलेगा दिलमन। दिलमन जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है ना, गल्फ है पर्शियन गल्फ ईरान के जस्ट नीचे, तो उस एरिया को बोलते थे दिलमन। ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट से हमें पता चला है, इंडियन टेक्स्ट से नहीं, मेसोपोटामियन। मकान कोस्ट हुआ करती थी, जो आज मकरान कोस्ट है ओमान वाले एरिया में। उसके बाद मेलुहा, मेलुहा इंडस को बोला करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रेड था, ऑल दो क्या ही रिलेशन होता, तो ट्रेड था। इसी वजह से मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, दिलमन, मकान और मेलुहा, 3 ट्रेडिंग स्टेशंस थे। उसके अलावा मेटालिक मनी का यूज़ नहीं करते थे, देयर वॉज नो सर्कुलेशन ऑफ मेटालिक मनी। येस, बार्टर सिस्टम था, यानी कि एक चीज़ दो दूसरी चीज़ लो। तो इसके लिए आपको भी नीड होनी चाहिए, दूसरे को भी नीड होनी चाहिए। पर्शियन सील्स मिली हैं, कहाँ पे मिली हैं, लोथल में मिली हैं, जहाँ पे हमें डॉकयार्ड भी मिलता है। जो सील थी वो स्क्वायर शेप की मिलेंगी, स्टीएटाइट की बनी होती थी। हड़प्पन सील हमें मेसोपोटामियन सिटीज़ में मिली हैं, यानी कि इराक में सूसा और उर करके जगह हैं, वहाँ पे हमें हड़प्पन सील्स मिल जाती हैं। निपुर में भी मिली हैं, ठीक है, निपुर ईरान वाले एरिया में मिल जाएगा आपको। यूनिकॉर्न सील्स थी। यूनिकॉर्न में क्या होता था, एक सींग लगा होता है घोड़े के ऊपर, ठीक है, मतलब एक इमेजिनेशन वाला एनिमल बनाया जाता है, तो यूनिकॉर्न सील उसको बोल देते हैं। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली हैं, कहाँ पे मिली, चानुदारो और लोथल, ऑलरेडी बता दिया था मैंने। वेट्स भी मिले। अब देखो यहाँ पे ना लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ नहीं मिला है आईवीसी के टाइम पे, पर वेट मेजर करने के लिए मिला है 1, 2, 8, 16, 32, उसके बाद 16 का टेबल चलता जाएगा, ठीक है। इस डिनोमिनेशन में मिले हैं हमें वेट्स।
आइवरी स्केल मिली है लोथल के अंदर, एंड शेल ऑब्जेक्ट मिला है ताकि एंगल्स को मेजर करा जा सके। कहाँ पे मिला है? सौराष्ट्र के अंदर मिला है। हड़प्पन्स क्या क्या इंपोर्ट किया करते थे? तो गोल्ड इंपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान, ईरान, कोलार, KGF सुना है ना आपने, साउथ इंडिया में, वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे। एंड कॉपर अगर देखें तो ओमान आ गया, बलूचिस्तान आ गया, तो यहाँ से कॉपर हम इंपोर्ट किया करते थे। ऑल्दो हज़ारीबाग में भी था, ठीक है, खेतरी माइंस में भी था कॉपर, पर सफिशिएंट नहीं था, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ज़्यादा नहीं था। इस वजह से ओमान और बलूचिस्तान से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। लैपिस लजूली बहुत सुंदर एक रूबी की तरह दिखता है। शॉर्टगई जो कि अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है, वहाँ से हमने इसको इंपोर्ट किया। टर्कोइश ब्लूइश कलर का एक स्टोन होता है, बहुत सुंदर होता है। खोरासन सेंट्रल एशिया से हमने इसको इंपोर्ट किया था। रिलीजन अगर देखोगे तो कोई टेम्पल आपको नहीं मिलेगा, सेक्युलर सोसाइटी थी। और ग्रेट बात से पता चलता है कि सेक्युलर थी, सारे लोग अपनी सेरेमनी किया करते थे उस बात में आके। और एनिमिज़म में बिलीव करते हैं। एनिमिज़म का मतलब है जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ट्रीज़ हैं, स्टोन्स हैं, फायर है, विंड है, इन सब चीज़ों की पूजा किया करते थे। येस, आइडल वर्शिप वाज देयर, ठीक है, आइडल थे वहाँ पे। कैसे पता चलता है? मदर गॉडेस हमें मिली, ठीक है, इनाम गांव में मिले ना बहुत सारे फिगरीन्स, चालकोलिथिक पीरियड में भी। उसके अलावा मदर गॉडेस हमें अभी भी मिली इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके अलावा पशुपति सील मिलती है, पशुपति सील के बारे में भी डिस्कस करते हैं, अभी याद रखो। उनको प्रोटोशिवा की फॉर्म भी बोल दिया जाता है। लिंगम यानी कि फैलस वर्शिप, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की वर्शिप किया करते थे। योनी वर्शिप जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसकी वर्शिप भी किया करते थे। मदर गॉडेस के वूम से ऐसे दिखाया जाता है एक प्लांट निकल रहा हो, तो उसका मतलब है कि एक नई जनरेशन पैदा होती है फ्रॉम द फीमेल। हम्प्ड बुल भी हमें मिला है, तो बुल देखो बहुत पहले से चलता आ रहा है। वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न भी मिला, यूनिकॉर्न सील भी हमें मिली, पीपल ट्री के एविडेंसेस भी मिलते हैं। उसके अलावा ये स्वास्तिक साइन कॉन्टीन्यूटी का फीचर है, आज भी स्वास्तिक साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडियन कल्चर्स के अंदर। फायर अल्टार्स कहाँ पे मिले? फायर अल्टार वो हवन कुंड नहीं बनाए होते, तो कालीबंगा में भी मिले, लोथल में भी मिले, ठीक है, तो फायर अल्टार्स भी याद रखना आपने। पशुपति सील, प्रोटोशिवा भी जिसको बोला जाता है। योगिक पोस्चर में एक पंडित जी बैठे हैं, सिर के ऊपर ट्राइडेंट है, एक हेड गियर है जिसमें 3 ऐसे तीर से निकले हुए हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए हैं। एनिमल्स हैं इनके आसपास बहुत सारे, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो, डियर, ठीक है। ये एलिफेंट्स किसके आसपास हैं? तो ये जो यौगिक पोस्चर में प्रोटोशिवा या पशुपति जी बैठे हुए हैं। उसके अलावा 3 तरह के बरियल किया करते थे, ये दफनाया करते थे। एक तो कंप्लीट बरियल होता था, यानी कि डेथ होगी आपने उसको कंप्लीटली दफना दिया। एक होता था फ्रैक्शनल बरियल। इसमें क्या किया जाता था, जो डेड बॉडी होती थी ना, उसको पहले ओपन एरिया में रख दिया जाएगा, फिर वहाँ पे बर्ड्स वगैरह उसके ऊपर फीड करेंगे, फिर उसकी बचेंगी सिर्फ बोन्स, फिर ये बोन्स को दफनाएंगे, तो उसको बोल दिया फ्रैक्शनल बरियल। इसके अलावा क्रीमेशन, क्रीमेशन में ये लोग जला देते थे और फिर अर्न के अंदर, कलश के अंदर को, अंदर ऐश को रख लेते थे और उसको फिर दफना देते थे। दैट वाज क्रीमेशन, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे रोपड़ के अंदर एक बरियल मिला है जहाँ पे आदमी और डॉग को इकट्ठे दफनाया हुआ है, ठीक है। इससे पहले बुरजोहम नियोलिथिक साइट हमने पढ़ी थी, बुरजोहम, वहाँ पे भी हमने देखा था एनिमल और डॉग के बरियल को इकट्ठे दफनाया था। वहीं पे हड़प्पन का एग्जाम्पल लेना हो तो रोपड़ में वैसा हमें मिल जाता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग और मैन को किसके साथ दफनाया गया है? विद द डॉग, ठीक है। लोथल में हमें एक मेल और फीमेल के स्केलेटन्स भी मिलते हैं इकट्ठे, यानी कि मेल और फीमेल को इकट्ठे दफनाया गया था। डिक्लाइन जो है 1900 BCE के आसपास शुरू हो जाता है, पर कोई ऐसा हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। कुछ बोलते हैं आर्यंस आ गए थे सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने मार दिया था सभी को। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो पॉटरी है ना, वो अब कलरफुल नहीं रही, वो डिज़ाइनर नहीं रही, बिल्कुल ऐसे सिंपल सी बनाते थे, ऐसे लग रहा है कि स्टोरेज के लिए बना दे रहे हैं और रख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब डेकोरेशन के लिए नहीं बना रहे थे अब। तो इस वजह से बोलते हैं मे बी अटैक हुआ होगा, मे बी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुई, या फिर रिवर ने ही अपना कोर्स चेंज कर लिया, जिस वजह से जो सेटलमेंट थी रिवर के भरोसे चल रही थी वो ख़त्म होगी। क्या पता रेनफॉल ही कम हुआ जिसकी वजह से रिवर ही सूख गई, क्या पता फ्लड ही आ गया जिसकी वजह से पूरी की पूरी IVC बह गई, या फिर हो सकता है कि घाघर रिवर ड्राई कर गई थी जिस वजह से उस एरिया में एरिडिटी आ गई। मे बी अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से सारी की सारी सिविलाइजेशन ख़त्म होगी। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है,
ठीक है। तो अभी आप प्री हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 1900 BC 5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 1900 BC का सफ़र आप तय कर चुके हो। अब एंटर कर रहे हो आप वैदिक एज के अंदर। वैदिक एज चलेगा आपका फ्रॉम 1500 टू 600 BCE। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक को बोलेंगे अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड, दूसरे को बोलेंगे लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड को हम बोलते हैं 1500 टू 1000 BCE के आसपास ये चलेगा, जिसमें आप नोटिस करोगे ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, ये सारे कंपाइल हो जाते हैं। इनको त्राई विद्या भी बोलते हैं, इन तीनों को त्राई विद्या भी बोला जाता है और बोलते हैं डायरेक्टली भगवान ने लिखे थे, 3 फोल्ड ऑफ नॉलेज, त्राई विद्या भी इनको बोल देते हैं। जबकि लेटर वैदिक पीरियड चलेगा फ्रॉम 1000 टू 600 या फिर 500 BCE तक। 600 आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एंड अथर्ववेद जो थे वो कंपाइल करे गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, और इसको ह्यूमन बीइंग्स ने कंपाइल करा था, ठीक है। नॉलेज ऑफ फायर प्रीस्ट, अथर्ववेद का क्या मतलब होता है? नॉलेज ऑफ फायर प्रीस्ट। आर्यंस का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इन द वैदिक पीरियड। सबसे पहले अर का मतलब क्या होता है? अर का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्टीवेशन। आर्य का क्या मतलब होता है? तो कल्चरल या फिर एथनिक टर्म है ये, ठीक है, कल्चर से एसोसिएटेड टर्म है। बहुत सारी थ्योरीज आती हैं आर्यंस को लेके कि आर्यंस आए कैसे थे इंडिया के अंदर। सबसे पहले आती है यूरोपियन थ्योरी, यानी कि यूरोप से आए थे, यूरेशिया वाले एरिया से, जहाँ पे यूरोप और रशिया मिलते हैं आपस में, यूराल माउंटेन्स आती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर और यूरोप के अंदर हमें सेम मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में बोलते हैं मैत्री पित्री, मम्मी और पापा को, ये लोग बोलते हैं मेटर पेटर। तो इससे कंबाइन कर दिया, इससे एसोसिएट कर दिया और बोल दिया कि यूरोप से आए थे आर्यंस। ये थ्योरी सपोर्ट करी है सर विलियम जोन्स और मॉर्गन ने। इसके बाद सेकंड थ्योरी आती है सेंट्रल एशियन थ्योरी, जिसमें 2 बुक्स का कंपैरिजन करा जाता है। एक बुक है ज़ैंद अवस्था जो कि सेंट्रल एशियन बुक है, और एक है हमारी वेदास। यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग ना एच और एस को एक दूसरे के बुक में अगर देखेंगे तो एच और एस को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बोला जाता है असुर, ठीक है, दानव जो होता है उसको असुर बोलते हैं। वेदास में असुर मिलेगा, वहीं पे अवस्था में मिलेगा अहुरा, मीनिंग सेम है। वैसे ही अवस्था में आपको मिलेगा हैप्टा हिंदू, जबकि वेदास में आपको मिलेगा सप्ता सिंधु, ठीक है। मैक्स मुलर इसके सपोर्टर हैं इस थ्योरी के, सेंट्रल एशिया वाली जो थ्योरी है। इसके बाद आर्कटिक रीजन की थ्योरी आती है। आर्कटिक रीजन थ्योरी बिकॉज बोला जाता है 6 महीने दिन 6 महीने रात का मेंशन करा गया है। बाल गंगाधर तिलक इसके सपोर्टर हैं आर्कटिक रीजन थ्योरी, और ऐसी चीज़ देखी गई है सिर्फ इन द आर्कटिक रीजन। जब अर्थ के आप ऊपर वाली कैप में चले जाते हो, आर्कटिक वाले एरिया में चले जाते हो, तो यहाँ पे आप देखते हो 6 महीने दिन 6 महीने रात। फिर आती है तिब्बतन थ्योरी। वेदास की प्रेफरेंस यहाँ पे ऐड करी गई है कि तिब्बत का मेंशन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि हाँ तिब्बत से आए थे आर्यंस। एक इंडियन थ्योरी है, ये बोलते हैं नहीं कहीं से नहीं आए, ये इंडिया में ही इमर्ज हुए थे, ठीक है, और संस्कृत लैंग्वेज इमर्ज कर गई जिसमें आर्यंस उन्होंने खुद को मेंशन करा। आर्यन इज ऑल्सो रिलेटेड टू एथनिसिटी, फेयर कलर के ये खुद को मानते थे, गोरा रंग ये खुद को दे देते थे, ठीक है। सो इसके जो सपोर्टर हैं वो हैं संपूर्णानंद और AC दास। गंगानाथ झा भी इसके सपोर्टर हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, पानी पी लेती हूँ। चलिए, तो ये तो होगी थ्योरीज जो कि रिलेटेड हैं टू द आर्यंस का इमर्जेंस इन इंडिया। अब सप्त सिंधु की बार बार बात करिए। सप्त सिंधु में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाती हैं, जैसे कि झेलम। झेलम को वैदिक नाम दिया गया वतिस्ता। वतिस्ता मिल जाएगा, वितस्ता मिल जाएगा, तो वो चीज़ इंटरचेंजेबली यूज़ होती रहती है। ब्यास रिवर को बोला गया विपासा, चेनाब को बोला गया अस्किनी, रावी को बोला पुरुषनी, सतलुज को बोला शतुद्री, सरस्वती को सरस्वती बोला था, ठीक है। आज का जो घाघर हकरा बेल्ट है ना, वहाँ पे सरस्वती रिवर को कंसीडर कर लिया जाता है, ऑल्दो जो सरस्वती रिवर है वो विलुप्त हो चुकी है, ये बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन से एरियाज कवर करेंगे अब सप्त सिंधु वाले एरिया में? तो अफगानिस्तान वाला रीजन, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इतनी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। कोई पूछे कि क्या ऋग्वेदिक काल में यमुना और गंगा का मेंशन है, तो नो, पूरी तरह से नो भी नहीं बोल सकते, बिकॉज यमुना को 2 बार मेंशन करा है सिर्फ, जबकि गंगा को 1 बार।
बट जैसे ही आप लेटर वैदिक पीरियड में एंटर करोगे ना, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे फोकस ही यमुना और गंगा पे आ जाएगा, सप्त सिंधु छूट जाएगा पीछे और फोकस किस पे चला जाएगा, यमुना और गंगा। इस तरह से मैपिंग देखोगे, हड़प्पन आपको यहाँ जैसे मिली, वैदिक थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी आपको, उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको आईवीसी, यहाँ जैसे आपको ऋग्वेदिक पीरियड और यहाँ पे आपको लेटर वैदिक पीरियड मिलने लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम फ्लड प्लेन से बिल्कुल प्लेन एरियाज में जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार आपको यमुना का मेंशन मिलेगा, 1 बार गंगा का। ऋग्वेद के अंदर की ये बात करी गई है, ऋग्वेद में आपको 2 बार यमुना का और 1 बार गंगा का मेंशन मिलता है। नाउ लिटरेचर जो कि वैदिक पीरियड से एसोसिएटेड है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को यूनेस्को की वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में भी ऐड करा गया है। 1028 हाइम्स इसमें आपको मिलेंगे। बाकी 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल 1 और मंडल 10 आपके पुरुषुक्ता हीम को बताते हैं, जहाँ पे बोला जाता है ब्रह्मा जी के बॉडी से 4 वर्ण निकल के आए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये ऑक्यूपेशन बेस्ड है, स्टार्टिंग में आप देखोगे ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड है, यानी कि अगर आपको मंत्र जाप करना है तो आपको ब्राह्मण बोला जाएगा। ठीक है, आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको क्षत्रिय बोल दिया जाएगा, आपको ट्रेड करना है तो आपको वैश्य बोल दिया जाएगा, आपको सभी की हेल्प करनी है तो आपको शूद्र बोल दिया जाएगा। बाय द टाइम आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। अभी तो बोल रहे हैं अच्छा है, ऑक्यूपेशन बेस्ड है। कहाँ पे मेंशन है? मंडल 1 और मंडल 10। मंडल 1 और मंडल 10 बाद में ऐड हुए थे, लेटर एडिशंस हैं, न्यू एडिशंस हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पुरुषुक्ता हीम पे फोकस है वो आपको मंडल 10 के अंदर मिल जाता है। वहीं पे मंडल 2 से लेके मंडल 7 की अगर बात करें तो यहाँ पे फैमिली बुक्स आपको मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ऋषिज हुए हैं एक टाइम पे, जैसे कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रीस्ट हुए हैं एक टाइम पे, तो इनकी लाइफ के बारे में मेंशन है फ्रॉम द मंडल नंबर 2 टू मंडल नंबर 7। वैसे ही मंडला 8 आता है। मंडल 8 में आपको कनव फैमिली के बारे में बातचीत मिलेगी। मंडल 8 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कनव फैमिली। मंडल 9 में आपको सोम रस के बारे में मिलेगा, एक डिवाइन ड्रिंक इसको मान लिया जाता है कि जैसे आज के टाइम पे अल्कोहल यूज़ करते हैं ना लोग, उस टाइम पे डिवाइन ड्रिंक्स हुआ करती थी जिनको सोम रस बोलते हैं। और ये जो सोम प्लांट था ये मिलता था हिमालय पर्वत से। ठीक है, और इसके पार्ट्स कुछ और भी पार्ट हैं, सर्वाइविंग रिसेंशन जिनको बोलते हैं, जैसे कि शकल शाखा, कुछ शाखाएं हैं, यानी कि ऋग्वेद तो कंपाइल हो गया, एक बुक बन गई, कवर होगी, उसके बाद कुछ और भी एडिशंस करी गई जिनको शाखाएं बोला गया, रिसेंशन बोला गया। तो जो शकल शाखा है वो किसकी आ जाती है? तो ये आ जाएगी आपके ऋग्वेद की। नाउ सामवेद। सामवेद में हमने देखा था ऋग्वेद से ही बहुत सारे श्लोक उठाए और डाल दिए इन द सामवेद। सिंगिंग फॉर्म में आपको मिलेंगे, मंत्रा के फॉर्म में चैंट करते हुए आपको दिखेंगे। तो एक 1810 मेलोडीज़ आपको सामवेद में मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट राग है जिसको बोलते हैं ध्रुपद राग। ध्रुपद राग को तानसेन ने गाया था। तानसेन आपको वन ऑफ द नवरत्न मिलेंगे जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनकी भी शाखाएं हैं। सामवेद तो बन गया, एक बुक तो बन गई, अब दोबारा से उसमें एडिशन नहीं हो सकती थी, तो इस वजह से शाखाएं बना दी गई, रिसेंशन बना दिए गए। काथुमा जमिन्य रनिन्य, काथुमा जमिन्य रनिन्य, ये किसकी शाखाएं हैं? सामवेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद, जिसमें हमने बोला था युद्ध वगैरह के बारे में बात करी गई थी। प्रोसीजर, परफॉर्मेंस है यहाँ पे सेक्रीफाइसेस का। टेक्स्ट, 2 तरह के टेक्स्ट मिलेंगे, एक मिलेगा शुक्ल, दूसरा मिलेगा कृष्ण, यानी कि यजुर्वेद के आपको 2 टेक्स्ट मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिल जाएगा शुक्ल जिसको वाइट बोल दिया गया, कृष्ण जिसको ब्लैक बोल दिया गया। कृष्ण श्याम रंग, तो उससे आप ब्लैक याद रख सकते हो। शुक्ल के अंदर सिर्फ आपको मंत्रास के ऊपर फोकस मिलेगा। इसके 2 पार्ट्स आ जाएंगे, 2 शाखाएं आ जाएंगी, एक है मध्यन दिना, एक है कन्वा। मध्यन दिना एंड कन्वा। वन सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग चली है ना? हाँ। और दूसरी तरफ कृष्ण और ब्लैक यजुर्वेद जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको मंत्रा भी मिलेंगे, साथ में प्रोज की एक्सप्लेनेशन भी, उन मंत्रों का मीनिंग क्या है वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? कृष्ण यजुर्वेद के अंदर। इसके बहुत सारी शाखाएं हैं, कत्थक, मैत्रियानी, तैत्रिया, कपिस्थला। ठीक है, क्या क्या आ गई? कत्थक, मैत्रियानी, तैत्रिया, कपिस्थला। भूल जाओ नो प्रॉब्लम, बस याद सा होना चाहिए कि हाँ मैत्रियानी दिख जाए तो किसकी रिसेंशन है, किसकी शाखा है, तो कृष्ण या फिर ब्लैक यजुर्वेद की, इतना याद होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं। अब देखो ये जो ऊपर के आपने वेद पढ़े, इनको बोला गया था त्रैविद्या, यानी कि भगवान ने खुद लिखे थे, वॉइस ऑफ गॉड पे लिखे गए। अब आएंगे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपको मैजिक स्पेल्स,
आपके चार्म से रिलेटेड बातें मिलेंगी जिसके थ्रू आप एविल स्पिरिट या फिर किसी को कोई बीमारी लगी है, डिजीज़, उनको दूर कर सकते हो। वो सारी ज्ञान कहाँ पे मिलती है? अथर्ववेद के अंदर मिल जाता है। नॉन आर्यन वर्क इसको बोल दिया जाता है। 20 कांड, कांड मतलब बुक्स में इसको डिवाइड करा गया है। इसके अंदर कितने श्लोक मिलेंगे? 711 श्लोक मिल जाएंगे। इसकी भी शाखाएं हैं, शौनका पेप्लादा, शौनका पेप्लादा, ये किसकी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाएं, शौनका और पेप्लादा। फिर आते हैं ब्राह्मणास में। ब्राह्मणास में आपको रूल्स एंड प्रोसीजर मिलेंगे कि किस तरह से कोई भी सेक्रीफाइशियल सेरेमनी को कंडक्ट किया जाएगा। काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था, स्ट्रिक्ट था, जैसे वेदास में लिखा है एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करते थे ये लोग। इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण की बात करें तो वो है सतपथा ब्राह्मण। किसका ब्राह्मण था ये? तो ये था यजुर्वेद का। ये पता होनी चाहिए आपको चीज़। यजुर्वेद का इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण कौन सा था? सतपथा ब्राह्मण। इसमें 100 सेक्रेड पाथ के बारे में बात करी गई है। अरण्यकास, ये फॉरेस्ट बुक हुआ करती थी। कुछ लोग संन्यास ले लिया करते थे तो वहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी करते थे। हर्मिट्स बोलते थे, जो टीचर फॉरेस्ट में हुआ करता था उसको हर्मिट बोलते थे। उसके अलावा इनके जो स्टूडेंट्स थे उनको ये पढ़ाते थे, फिलॉसफी पे बात करते थे। देखो जंगल में आप रह रहे हो, वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी तो होगी नहीं ना चीज़ों की, वहाँ पे आपको फिलॉसफी बतानी पड़ेगी। तो अरण्यकास ये फॉरेस्ट बुक हुआ करती थी। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका आपको कोई भी अरण्यका नहीं मिलता, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का लिटरल मीनिंग अगर देखें टू सिट नियर समवन, यानी कि टीचर के पास बैठ के स्टूडेंट चीज़ों को सीखेगा। वैसे तो 108 उपनिषद मिल जाते हैं, पर उनमें से 13 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर फोकस भी किया जाता है। इनका जो मेन फोकस होता है वो आत्मा और ब्राह्मण के ऊपर होता है, यानी कि सोल और ब्राह्मण, इन दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। फिलॉसफी बताते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, लाइफ की फ़िलॉसफी, यूनिवर्स ब्रह्मांड कैसे बना उससे रिलेटेड फ़िलॉसफी, बॉडी के बारे में बताते हैं, फ़िलॉसफिकल इवेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मंडको उपनिषद, जहाँ से हमने सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट लिया था। छंदोग्य उपनिषद, इसमें 3 आश्रम्स के बारे में बात करी गई है। आपने 3 आश्रम सुने होंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ। ये 3 जो आश्रम हैं ये छंदोग्य उपनिषद में आपको मिलते हैं। मैंने अभी सिर्फ 3 आश्रम की बात करी, 4 की नहीं करी। जब चौथे की बात आएगी तभी मेंशन करेंगे। अभी सिर्फ छंदोग्य उपनिषद जहाँ पे 3 आश्रम की बात करी गई। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। आगे लिखे होंगे, डोंट वरी। 2 तरह की मैरिजेस का मेंशन है छंदोग्य उपनिषद के अंदर। कौन कौन सा? अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में बोला जाता है कि जो मेल होगा ना वो या तो अपने ही वर्ण में शादी करेगा या अपने से नीचे के वर्ण में शादी करेगा। प्रतिलोम क्या होगा? अनुलोम का उल्टा, यानी कि यहाँ पे फीमेल क्या करेगी? या तो अपने वर्ण में शादी करेगी या अपने से नीचे के वर्ण में शादी करेगी। सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली थी वो अनुलोम को मिलती थी, ठीक है, ये भी याद रख लेना। कहाँ पे मेंशन है? छंदोग्य उपनिषद। एक आता है ज्वाला उपनिषद, यहाँ पे 4 आश्रम की बात करते हैं, यानी कि अब संन्यास भी ऐड हो गया। छंदोग्य उपनिषद में हमने देखा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, ये सारे थे ना। अब इसमें एक और एडिशन हो जाएगी संन्यास की। तो 4 आश्रम का मेंशन कहाँ पे है? ज्वाला उपनिषद के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति बोला गया है, कहाँ पे? ज्वाला उपनिषद के अंदर। कठोपनिषद, कठोपनिषद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यमा है, यमराज हैं, उनकी स्टोरी भी बताई जाती है। और ओम का जो सबसे पहले मेंशन करा गया है वो कठोपनिषद में ही किया गया है। बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद की अगर बात करें सबसे पुराना है और सबसे बड़ा उपनिषद आपको बृहद नारायण उपनिषद ही मिलता है। फिर आता है वेदांत, वेदांत यानी कि वेदों का अंत, वेद अंत, वेदों का अंत। उपनिषद को भी वेदांत बोल दिया जाता है, कई बार फाइनल एम ऑफ वेदास बोल दिया जाता है, और इसकी एडिशन होती रहती है। इसके बाद आते हैं वेदांगा के ऊपर। वेदांगा का मतलब है वेद यानी कि वेद, अंग यानी कि लिम्स, लिम्स होती हैं आपकी बाजुएं, टांगे, दैट इज़ लिम्ब। तो वेदों के अंग क्या क्या हैं? 6 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? शिक्ष, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्ष के अंदर फोनेटिक्स, एडुकेशन वगैरह के बारे में बात करी जाएगी। कल्प में आप देखोगे रिचुअल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। रिचुअल जैसे गृह सूत्र, शादी करनी है तो क्या क्या मंत्र पढ़ने होंगे, तो गृह सूत्र उसको बोल दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद ज्योतिष, आपकी एस्ट्रोनॉमी। व्याकरण यानी कि ग्रामर, अभी आप बुक पढ़ोगे आगे, एक विहिर
वीरा मेहरा करके एक राइटर आएंगे, उनकी बुक है बृहद संहिता, वो एस्ट्रोनॉमी के ही ऊपर बुक है। गुप्ताज एज जब आएगी वहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। व्याकरण ग्रामर एक आप पढ़ चुके। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पनिनी ने लिखी थी। निरुक्त डिक्शनरी, यानी कि वेदों के बारे में आपको ना कोई वर्ड पता नहीं चल रहा कि लिखा क्या है, तो वो कहाँ से आप पिक करोगे? तो फ्रॉम द वेदांग। निरुक्त फ्रॉम द, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? वेदांग का एक हिस्सा मिलेगा जो कि डिक्शनरी है। निरुक्त विल एक्ट लाइक अ डिक्शनरी। वेद का कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्या ओपन करोगे? निरुक्त को ओपन करोगे। मैथमेटिकल कोई चीज़ है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है तो छंद, ठीक है, तो छंद आपको ओपन करना पड़ेगा। तो एक तरह से हेल्प बुक की तरह वेदांग एक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुराण पे। पुराण में आपको 18 महापुराण मिलते हैं। एग्जाम्पल विष्णु पुराण, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में विष्णु पुराण में हमें मेंशन मिलता है। सेकंड मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में एक सतवाहना डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में मेंशन है। साथ में विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में भी मत्स्य पुराण के अंदर मेंशन है, ठीक है। हो सकता है विष्णु पुराण लगे पर मत्स्य पुराण में है। उसके अलावा वायु पुराण, गुप्तास जो डायनेस्टी है उसके बारे में वायु पुराण में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे पुराण से 18 महापुराण है, एज आई सेड। नारद पुराण आ जाता है, अग्नि पुराण आता है, स्कंद पुराण आता है, ऑल आर द पुराणास। उसके अलावा पुराण में 4 युगों के बारे में बात करी गई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग तो पूरा डिवाइन वाला पीरियड था। त्रेता युग में आपका रामायण कंपाइल करा गया। द्वापर युग में आप देखोगे महाभारत कंपाइल करा गया। और जो ईगो इमर्ज होता हुआ दिखेगा वो आपको कलयुग में मिलेगा। 5 टॉपिक डिस्कस हुए इन 4 युगों के अंदर। कौन कौन से? एक है सर्ग, यानी कि जो ब्रह्मांड है उसकी रचना कैसे हुई, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। दूसरा आता है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग होता है रिक्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि एक बार ब्रह्मांड बना, खत्म हुआ, दोबारा से बना, तो वो होता है प्रतिसर्ग। मानवांतर, मानव का मतलब है ह्यूमन। डिफरेंट ह्यूमन बींग्स आए, जैसे होमो इरेक्टस हमने पढ़ा पेलियोलिथिक पीरियड में, फिर होमो सेपियंस आए, तो ये सारे कैसे कैसे आए वो सारा कहाँ पे मेंशन है? तो मानवांतरस के अंदर। फिर आते हैं वंशा। वंशा जो है दैट इज़ द जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। वंशा, यहाँ पे आप ऋषियों के बारे में पढ़ोगे। अभी ऋषियों के बारे में देखा ना, विश्वामित्र, अत्रि, तो वो सारे आप कहाँ पे पढ़ते हो? वंशा के अंदर। वंशाणुचरिता, वंशाणुचरिता में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट रॉयल डायनेस्टी के ऊपर फोकस करा गया है। एक जो सूर्य क्लैन वाले हैं, दूसरे चंद्र क्लैन वाले। सूर्य क्लैन वाले यानी कि सूर्यवंशी, चंद्र क्लैन वाले यानी कि चंद्रवंशी। 4 आश्रम की बात करी गई, कहाँ पे करी गई? 3 की पूछा जाए तो छंदोग्य उपनिषद, 4 का पूछा जाए तो जबाला उपनिषद। ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था, संन्यास। 0 से 5 साल की उम्र तो कुछ नहीं होती, उसमें बच्चा ग्रो करता है। 5 से 25 साल उसको ब्रह्मचर्य में डाल दिया जाता है। फिर आता है गृहस्था 25 से 50 साल की उम्र में, एंड वनप्रस्था जो कि आपको मिलेगा फ्रॉम द एज ऑफ 50 to 75 ईयर। एंड फिर आता है संन्यास, 75 से लेके उसकी जो ऊपर की उम्र होती है उसको बोल दिया जाता है सन्यासी, यानी कि आपने सारी चीज़ें अब त्याग दी। और जो इनके मेल्स हैं उनको बोला जाता है द्विजा मेल। जो ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था इनको फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है द्विजा मेल, यानी कि ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्मे हुए, ठीक है। उसके बाद एपिक्स लिखे गए, रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। रामायण को 400 से 300 BC के आसपास कंपाइल करा गया और ये रिप्रेजेंट करता है त्रेता युग को। महाभारत को बोला जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है द्वापर युग को। त्रेता युग, द्वापर युग। रामायण को कंपाइल किया था वाल्मीकि ने, महाभारत को कंपाइल किया था वेद व्यास ने। रामायण के अंदर आपको मिल जाते हैं 7 कांड, जिसके अंदर 24,000 वर्सेस मिलते हैं, श्लोक मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सुंदर कांड है। इसकी जो सुंदर कांड जो होता है इसका पाठ भी बिठाते हैं लोग, आपने सुना होगा। वहीं पे महाभारत की बात करें तो इसमें 18 पर्व हैं, 1 लाख वर्ष आपको मिल जाते हैं। और भीष्म पर्व जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बाद में आप देखोगे अकबर को बहुत इंटरेस्ट था सारे ही रिलीजन्स के अंदर, तो बदाऊनी करके आते हैं। बदाऊनी ने रामायण का अनुवाद किया था पारसी लैंग्वेज में। वैसे ही अब्दुल रहीम खाने खाना ने महाभारत को ट्रांसलेट किया था इनटू पारसी लैंग्वेज और नाम दे दिया था रज़्मनामा। क्या नाम दे दिया था? रज़्मनामा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर आते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में। अब हम फोकस करेंगे कि कैसे उनका लाइफस्टाइल चलता है, तो वो ऋग्वेदिक पीरियड उसको बोल दिया जाता है। ऋग्वेदिक पॉलिटी देखेंगे, यानी कि अब हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ 1500 से लेके 1000 BCE में, ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेदिक पॉलिटी के बारे में देखेंगे।
सबसे पहला आता है राजन। राजन जो था वो ट्राइब या क्लैन का चीफ हुआ करता था, राजा के समर्थ हुआ करता था, मोनार्की नहीं थी, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो जिसके अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर तजुर्बा होगा, वही यहाँ पे राजा बनेगा। 4 असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति, विधाता, गणा। सभा और विधाता में विमेन को भी अलाउ किया जाता था, जबकि समिति और गणा में अलाउ नहीं किया जाता था। सभा जो थी एलीट क्लास थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे बैठा करते थे। वहीं पे समिति जो थी ये किंग्स को इलेक्ट किया करती थी। विधाता जो था ये सोशियो रिलीजियस ग्रुप हुआ करता था, यहाँ पे बुज़ुर्ग वगैरह भी बैठे करते थे। और जो आर्मी होती थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं बोलेंगे, सिर्फ आर्मी बोलेंगे, ट्रूप्स बोलेंगे, वो होते थे गण में। और जो गण था ये एमरजेंसी में ही बनता था, जब कोई अटैक कर दिया करता था तभी बनता था। 2 प्रीस्ट का मेंशन है जिनको पुरोहित भी बोला जाता है, वन इज़ विश्वामित्र, दूसरा है वशिष्ठ। विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। सोसाइटी आपको इगैलिटेरियन मिलेगी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे वर्ण सिस्टम का भी जो वर्ण सिस्टम का रोल है वो अभी ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो दैट इज़ योर सोसाइटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगी जैसे कि सेनानी। सेनानी यानी कि जो सेना में है, आर्मी में है, तो जो चीफ हुआ करेगा आर्मी का उसको बोल देंगे सेनानी। वैसे एक और मिलेगा ग्रामीणी, जो विलेज का हेड होगा। ग्राम क्या होता है, विलेज ना, तो विलेज का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रामीणी। उसके अलावा आपको मिलेगा वज्रापति। वज्रापति कौन होता था, जो किसी एरिया को कंट्रोल कर रहा होता था, उसको क्या बोल देंगे, वज्रापति। वज्रापति कौन आ गया, जो किसी एरिया को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा हम फोकस करेंगे बलि के ऊपर। बलि जो होती थी ये वॉलंटरी ऑफरिंग्स हुआ करती थी राजन के लिए, यानी कि लोग अपनी इच्छा से दान किया करते थे, दैट इज़ बलि। उसके बाद आप देखोगे दैट इज़ पन्नीस। अब बोला ना कि लड़ाई होगी, आर्मी ट्रूप्स जो हैं वो कब इकट्ठे करे जाएंगे, जब कोई लड़ाई हुआ करती थी। लड़ाई किससे होती थी, दुश्मनों से हुआ करती थी। दुश्मन कौन थे, पन्नीस थे, ठीक है। जो दुश्मन थे वो एनिमीज थे। बेसिकली ऋग्वेदिक काल में आप देखोगे जो फोकस है वो 2 ही चीज़ों पे मिलेगा, एक तो लोगों के ऊपर यानी कि जना, और दूसरा गायों के ऊपर यानी कि गऊ, ठीक है, जना या फिर गऊ। तो यहाँ पे आपको फोकस देखने को मिलेगा। नाउ फिर आता है सिप्रा। सिप्रा एक टर्म मिलती है जो कि हेलमेट्स के लिए यूज़ करी गई है। अब देखो जब आर्मी लड़ने के लिए जाया करती थी तो उसको बोलते हैं सिप्रा, ठीक है। सॉरी, जो आर्मी लड़ने के लिए जाती थी उसको बोलते थे सेना। सेनानी कौन था, जो कमांडर हुआ करता था। सिप्रा क्या था, आपने देखा होगा ना, सिर के ऊपर हेलमेट सा पहनना होता था, उसको बोलते थे सिप्रा। वर्मा, कोट, एक कोट जैकेट सी पहनी होती थी ताकि जो भी सामने से तीर वगैरह चलाएगा उससे प्रोटेक्शन हो सके, तो उसको क्या बोल देते थे, दैट इज़ वर्मा। फिर असी क्या थी, तलवार, तलवार को बोलते थे असी। हनस क्या था, हनस होता था एरो, वो जो तीर होता था एरो, उसको बोलते थे हनस। इली हैनस क्या था, तो धनुष भी तो चाहिए ना तीर मारने के लिए, तो बो को बोल देते थे इली हैनस, इल हैनस। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। उसके बाद कुछ टर्म्स मिली हैं जैसे कि दास। दास होते थे, स्लेव होते थे जो, ठीक है। दास्यूस कौन थे, अब आर्यन जो थे ना वो खुद को फेयर मानते थे, सुपीरियर मानते थे, तो कहीं ना कहीं दास आपको दिखेंगे। तो दास्यूस वो होते थे जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हुआ करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, यानी कि जब आर्यंस आए ना तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ डार्क कॉम्प्लेक्स के लोग रहा करते थे जिनको बोल दिया दास्यूस। उसके बाद आती है दास्यु हत्या। जब दास को मार दिया जाता था तो उसको क्या बोलते थे, दास्यु हत्या। नाउ बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन है, जिसको दश राजन भी बोला जाता है, बट उससे पहले आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए। वो होनी चाहिए किसकी, दैट इज़ भारत किंग के। एक भारत किंग हुआ करते थे, भारत ट्राइब थी, उसी के नाम पे इंडिया का नाम भारत भी पड़ा हुआ है।
एक ट्राइब हुआ करती थी जिसके लीडर थे दिवोदास। इनकी लड़ाई हो जाती है दास रूलर से जिनका नाम था शंभारा। दिवोदास यहाँ पे जीत जाते हैं, बस इतना पता होना चाहिए, भारत ट्राइब के दिवोदास जीत जाते हैं। उसके बाद इनका पोता आता है, दैट इज सूदा, ग्रैंडसन था दिवोदास का, और इनकी लड़ाई हो जाती है 10 और ट्राइब्स के साथ। कौन सी रिवर के बैंक पे? तो पुरुषनी। पुरुषनी अब आपको याद होना चाहिए किस रिवर को हम पुरुषनी बोलते हैं, तो रावी को बोलते हैं, ठीक है। तो पंचजन, पंच ट्राइब, कुछ 5 इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स थी इन 10 में उनको बोलते थे पंचजन। तो उनमें सबसे पहले आती है यादू, तुरवाशु, पुरु, अनु, ध्रुयो। बस नाम का आइडिया होना चाहिए, पर पुरु का आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भरत ट्राइब में शूदा थे उन्होंने अलायंस बना लिया था पुरु के साथ, और एक नई ट्राइब का नाम रखती है कुरु। और आप पढ़ते हो अंग मगध काशी कुशाल वज्जी माला छेती वत्स मत्स्य कुरु पंचाल, तो जब महाजनपद आप पढ़ोगे वहाँ पे कुरु आता है। तो ये कुरु किसके साथ बना था? तो इन्होंने अलायंस बनाया था किस किस के साथ? भारत और पुरु ने अलायंस बनाया और बना दी कुरु। तो कुरु इज इक्वल टू पुरु प्लस भारतास। और बाद में फ्यूचर में जाके ये पंचाल के साथ भी अलायंस बना लेते हैं, ठीक है। नाउ सोसाइटी अगर इनकी देखें तो एक टर्म मिलती है जिसको बोलते हैं कुला। कुला जो थी फैमिली के लिए यूज़ होता था। कुलापा, फैमिली का जो हेड होता है उसको कुलापा बोलते हैं। और ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज आपको मिलेंगी। पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, यानी कि जो मेल सबसे बड़ा होगा घर के अंदर उसी की डोमिनेंस चलेगी, ठीक है। पुरुष प्रधान सोसाइटी देखने को मिलेगी। विस, क्लैन, क्लैन बोल रहे हैं ना बार बार, तो उसके लिए टर्म यूज़ हुई है विस। विमेन का अगर स्टेटस देखें तो हाइम्स वो कंपोज कर सकती थी, ठीक है। सीक्रेट थ्रेड भी वो पहन सकती थी। लोगों, आपने देखा होगा ना आर्म के ऊपर से एक थ्रेड डाला होता है बॉडी के ऊपर, तो सीक्रेट थ्रेड फीमेल्स को भी अलाउ था उस टाइम पे। उपनन्या बोलते हैं उसको, आगे लिखा होगा ये उपनन्या, इनको अलाउ था। लाइफ पार्टनर वो अपना चूज़ कर सकती थी। एडिकेशन इनको अलाउ थी। सभा और विधाता में ये अलाउ थे। लेविरेट मैरिज इनको अलाउ थी। फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हैं, ठीक है, 2 ब्रदर्स, जिसमें जो बड़ा ब्रदर है उसकी एक पत्नी है, बड़े वाले भाई की एक पत्नी भी है, वाइफ, जबकि छोटे की अभी शादी नहीं हुई है। तो इस केस में क्या किया जाता था, अगर मान लो बड़े भाई की डेथ हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो ये जो इनकी पत्नी होती थी इसकी शादी जो यंगर ब्रदर होता था उससे करवा दी जाती थी, ठीक है। दैट इज़ लेविरेट मैरिज। आज भी करते हैं कुछ एरियाज़ में ये। विडो की रीमैरिज, यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी रीमैरिज कर दी जा रही है, तो लेविरेट मैरिज से हमें पता चल रहा है। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी नहीं थी, सती भी नहीं थी, पर्दा सिस्टम भी नहीं देखने को मिलता ऋग्वेदिक काल में। ऑल्दो जो मैरिज होती थी ना वो मोनोगैमस होती थी, यानी कि एक टाइम पे एक ही पत्नी होगी। पर कई बार देखा गया है कि एक पति की बहुत सारी पत्नियां भी देखी गई हैं, जिसको पॉलीगाइनी बोला गया। और कई बार देखा गया है एक ही पत्नी के बहुत सारे हस्बैंड भी थे, जिसको पॉलीएंड्री बोला गया। कास्ट जो थी, कोई ऐसा सिस्टम इमर्ज नहीं हुआ था, वर्ण सिस्टम चल रहा था, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड होगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो वर्ण डिसाइड करता था कि आपका वर्ण क्या होगा। एक वर्स है, एक श्लोक है कि मैं तो पोएट हूँ, मेरे पापा फिजिशियन हैं यानी कि डॉक्टर हैं, और मेरी मदर स्टोन ग्राइंड करती है। तो एक ही फैमिली के अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, तो यानी कि एक ही फैमिली के अंदर डिफरेंट वर्ण आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड था वहाँ पे वर्ण सिस्टम जो है वो डिसाइड नहीं करता था कि क्या ऑक्यूपेशन होगी, बट जो आप काम कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपका वर्ण क्या होगा। स्लेवरी के साथ काफ़ी फेमिलियर थे ये, बिकॉज दास और दासीयूज हमने टर्म्स देखी। ऑक्यूपेशन और इकोनॉमी देखोगे तो नोमैड्स भी मिलेंगे इसमें आपको, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते थे। पेस्टोरलिस्ट भी मिलेंगी, कुछ कम्युनिटीज़ यानी कि अपने जानवरों को साथ में ले जाते थे और चराते थे। वहीं पे एग्रीकल्चर मिल रहा है, तो अब देखो पहले नोमैड्स मिलेंगे, ये पेस्टोरलिस्ट मिलेंगे, बाय द टाइम आप देखोगे एग्रीकल्चर हो जाएगा, यानी कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे ये फोकस करते थे। कुछ टर्म्स हैं हमें जो ऋग्वेदा से मिलती हैं, जैसे कि वाप। वाप का मतलब है आपने फील्ड के अंदर सीड को बो दिया, ठीक है, टू सो, तो उसको क्या बोलते हैं, वाप। वैसे कृष आता है, कृष का मतलब होता है एग्रीकल्चर, आपने खेती करी। दाट्री, सिक्कल देखी होगी आपने, इस तरह से शेप होती है क्वेश्चन मार्क की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, दाट्री, सिक्कल। फाला या लांगला, जो हल होता था उसके लिए टर्म यूज हुई, फाला या फिर लांगला। उर्वारा का मतलब होता था फर्टाइल लैंड, और जो उसको जीत लेता था उसको बोल देते थे उर्वारा जीत, जिसने फर्टाइल लैंड को जीत लिया। कऊ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कऊ को गऊ बोला गया, तो जो गऊ माता बोलते हो ना आप, वो ऋग्वेदिक काल से चलता आ रहा है। तो जो गोपति होता था, चीफ होता था, जिसके पास गाय होती थी उसको बोल दिया जाता था गोपति। महिषी गोपति की वाइफ होती थी, चीफ क्वीन भी जिसको बोल देते थे। गविष्ठी,
अभी देखा ना पन्नीज पढ़े आपने ऊपर, पन्नीज। पन्नीज कौन थे? एनिमीज हुआ करते थे। तो जब लड़ाई होती थी पन्नीज के साथ गोपति वगैरह की, तो उसको क्या बोलते थे? गविष्ठी। तो जो वॉर हो जाती थी उसको बोलते थे गविष्ठी। गोमत कौन था? जिसके पास बहुत सारे कैटल्स हुआ करते थे। गोपा कौन था? तो ये ट्राइब का हेड हुआ करता था। गोत्रा कौन था? एक्सोगैमस मैरिज हुआ करती थी, तो उसको रिप्रेजेंट करता था गोत्र। गोघना गेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। गोघना, गोघना कौन होता था? गेस्ट होता था। ये बोला जाता था वैसे तो गाय जो थी वो अघन्य थी, यानी कि काऊ विच कांट बी किल्ड, पर बोला जाता था जैसे ही गोघना आते थे ना, गेस्ट आ जाते थे, तो उस केस में कई बार गायों को मार दिया जाता था अगर उनके पास फूड ना होता। तो फूड सर्व करना जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अतिथि क्या बोलते हैं उसको? अतिथि देवो भव, समथिंग लाइक दैट। यानी कि अतिथि का सम्मान करने के लिए वहाँ पे कई बार डेथ हो जाती थी किसकी? काऊ की, मतलब उसको फिर फीड करवा दिया जाता था। दुहित्री, ऐसी डॉटर जो काऊ को मिल्क करती थी, जो दूध वगैरह लेके आती थी फ्रॉम द काऊ, तो उसको क्या बोलते थे? दुहित्री। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाएगा अयास। अयास कॉपर के लिए यूज़ हुआ है। अभी तक हमने आयरन की बात नहीं करी क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड में आपको आयरन मिलता ही नहीं, लोहा मिलता ही नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में मिलेगा, ठीक है। और स्वर्ण की बात हुई है, यानी कि गोल्ड। गोल्ड को क्या बोलते हैं? स्वर्ण, ठीक है। डाइट अगर इनकी देखें तो नॉन वेजिटेरियन थी, वेजिटेरियन भी थी। सोम और सूरा ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते थे, लिकर्स हुआ करते थे। इनको वीट का पता था, बार्ले का पता था, सीसम का पता था। एक टर्म आती है यवा, यवा इज़ यूज फॉर बार्ले। बार्ले के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ करी, दैट इज़ यवा। बार्ले तो पहले भी यूज़ हो रहा था, अभी यवा बोल रहे हैं। घृता, घृता यानी कि बटर, बटर भी ये खाया करते थे, देख लो घृता, ठीक है। उसके अलावा जस्ट गिव मी अ सेकंड, चार्जिंग लगा लूँ, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो कि सिर्फ खेतों से एसोसिएटेड हैं, जैसे फील्ड, फील्ड को क्षेत्र बोल दिया, प्लोइंग को कृषि बोल दिया, जबकि प्लो को क्या बोला था? हल को बोला था लांगला या फाला, ठीक है। और एग्रीकल्चर को बोल दिया कृषि। तो ये टर्म्स कुछ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कॉपर का यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, पर आयरन अभी यहाँ पे पता नहीं था ऋग्वेदिक काल की जब बात करते हैं। रेवेन्यू सिस्टम इनके पास कोई रेगुलर नहीं था, लोग अपनी मर्जी से बलि दिया करते थे, वॉलंटरी ऑफरिंग्स किया करते थे। एक टर्म मिली है निष्खा, कहीं पे निष्का भी लिखा होगा, कहीं पे निष्खा भी लिखा होगा, तो निष्का या फिर निष्खा दोनों ही सेम है। करेंसी की यूनिट मान लिया जाता है, गोल्ड की बनी होती थी, पर ये नहीं हमें पता कि सच में करेंसी थी वो या फिर सिर्फ लेन देन में यूज़ कर ली जाती थी। एक टर्म समुद्र भी मिली है, यानी कि सी, और एक नाव भी मिली है, यानी कि बोट, मतलब इनका ट्रेड था, आसपास के रीजन में ट्रेड था। ऋग्वेदिक रिलीजन की अगर बात करें तो टेम्पल बिल्कुल भी नहीं है, आइडल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हड़प्पन में हमने देखे आइडल वर्शिप वॉज देयर, पर ऋग्वेदिक काल में हम देख रहे हैं आइडल वर्शिप नहीं है। नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म देखने को मिलेगा, यानी कि एनिमिज्म, नेचर की वर्शिप करेंगे, जैसे कि विंड, रेन, वाटर, थंडर एट्सेट्रा। अभी यज्ञ भी नहीं आए हैं यहाँ पे। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे अश्वमेध, वाजपेय वगैरह आ जाएंगे, बट यहाँ पे आप देखोगे अभी यज्ञ वगैरह नहीं आए हैं। हाँ, सिर्फ एक ओपन यज्ञ हुआ करता था जिसमें वॉलंटरी ऑफरिंग दे दिया करते थे लोग, किसको? बलि दे दिया करते थे लोगों को। मीट ईटिंग वॉज अलाउड, एनिमल सेक्रीफाइस वॉज अलाउड। देती अगर देखें तो इंद्र की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी ऋग्वेदिक पीरियड में। जब 1500 से 1000 BCE की बात करते हैं तो वहाँ पे लॉर्ड इंद्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 250 हाइम्स एसोसिएटेड हैं लॉर्ड इंद्र से। इनको पुरांदर भी बोला जाता है, यानी कि ऐसे गॉड जो फोर्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। जब पनिनी से लड़ना होता था ना इन लोगों को अपनी गायों के लिए, तो इंद्र को ही ये पहले पूजा किया करते थे, ठीक है। पुरांदर के अलावा इनको माघवन भी बोलते हैं, बाउंटियस, यानी कि जो बहुत जेनरस है, देने वाला है। वृत्राहन भी बोलते थे, यानी कि कोई भी मुसीबत आई है, कोई भी क्योस आया है, उसको ख़त्म कर देता है कौन? लॉर्ड इंद्र। तो यहाँ से पता चलता है कि इंद्र जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो है गॉड अग्नि को। जो गॉड अग्नि है, लॉर्ड अग्नि है, उनके लिए 200 हाइम्स लिखे गए हैं, 200 श्लोक लिखे गए हैं। अब देखो अग्नि क्या करती है, अग्नि की डायरेक्शन होती है आसमान की तरफ, ठीक है। तो ये बोला जाता है ये पुत्र थे अर्थ और हेवन के, अर्थ पे जलाई जाती है और किसकी तरफ डायरेक्शन होती है? हेवन की तरफ, दैट्स वाई। फिर वरुण को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वाटर के जो गॉड हैं। इवन आप डिफेंस एक्सरसाइजेस के नाम देखोगे तो वरुण एक्सरसाइज भी होती है, तो नेवी एक्सरसाइज है, दैट्स वाई वरुण जो है वो वाटर से रिलेटेड है। एथिक्स से ओरिएंटेड हैं ये गॉड।
सावित्री, सोलर देवती भी जिनको बोला जाता है, गायत्री मंत्र इन्हीं के लिए है। मंडला 3 है ना जो ऋग्वेद का, वहाँ पे मेंशन है गायत्री मंत्र का। हमने पढ़ा जो मंडल 2 से लेके मंडल 7 है वहाँ पे क्या बात करी जाती है, फैमिली बुक्स की बात करी जाती है। तो मंडल 3 के अंदर गायत्री मंत्र की बात करी जाती है। और भी बहुत सारे गॉड्स आते हैं जैसे कि वायु, यमा, सोमा, पृथ्वी। वायु, यमा, सोमा, पृथ्वी, बहुत सारे गॉड्स हैं। देयर आर सो मैनी गॉड्स, कुछ तो यहाँ पे स्किप भी होंगे, ठीक है। एक टर्म मिलती है गोधूली। टाइम को अगर मेजर करना है तो उसको क्या बोला जाता था, गोधूली। गव्युति, अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसको क्या बोलते थे, ये गव्युति। याद कैसे रखोगे, डिस्टेंस में क्या आता है डी, टाइम में क्या आता है टी, पर ये ऑल्टरनेटिवली यूज हुआ है, ठीक है। डी आ गया तो मतलब टाइम की बात होगी, टी आ गया तो मतलब डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है। ये ऐसे आप शॉर्टकट में याद रख लोगे, पर वो तभी याद रहेगा अगर आपको गोधूली और गव्युति याद रहेगा। गोधूली टाइम की मेजरमेंट, गव्युति डिस्टेंस की मेजरमेंट। नाउ यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है ऋग्वेदिक पीरियड। 1500 से लेके आप 1000 BCE इतना टाइम स्पैन कंप्लीट कर चुके हो। नाउ यू आर एंटरिंग इन 1000 to 600 BCE। अब इस टाइम पीरियड में आप एंटर इन कर चुके हो। इनका एक्सटेंड देखोगे पंजाब वाले एरिया से लेके आप यूपी बिहार वाले एरिया में पहुंच जाओगे। इन शॉर्ट गंगा यमुना द्वाब। ऋग्वेदिक पीरियड में हमने गंगा और यमुना का मेंशन करा था कि गंगा सिर्फ एक बार मेंशन, यमुना सिर्फ 2 बार मेंशन। अब आप नोटिस करोगे बात ही किसकी चलेगी, गंगा यमुना द्वाब, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, अथर्ववेद, सारे में आपको क्या मिलेगा, गंगा यमुना द्वाब। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, ठीक है, इसको नोट कर लो। कुरु की याद होनी चाहिए। हमने देखा था 10 राजन हुए थे, ठीक है। लड़ाई हो जाती है किसकी, शुदा की। शुदा कौन था, ग्रैंडसन था किसका, दिवोदास का। किस ट्राइब से, भारत ट्राइब से। तो जब उनकी फाइट होती है किससे, 10 ट्राइब्स के साथ, तो 10 ट्राइब में से हमने पढ़े पंचजन, 5 ट्राइब कुछ इंपॉर्टेंट थी। उनमें भी हमने सिर्फ बोला कि पुरु को याद रखना है, क्योंकि पुरु के साथ सुदा ने क्या किया, अलाइंस बना लिया। यानी कि इन शॉर्ट भारत का किसके साथ अलाइंस बन जाता है, पुरु के साथ, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा था उस फाइट का कुछ भी, तो पुरु के साथ अलाइंस बन गया था। फिर बना था कुरु, और बाद में कुरु और पंचाल भी अलाइंस कर लेते हैं, ठीक है। अलाइंस क्या होता है, गठबंधन, पार्टीज करती है ना अलाइंस, तो वैसा ही है गठबंधन। तो कुरु और पंचाल भी क्या कर लेते हैं, आपस में अलाइंस कर लेते हैं। कौन कौन सी रिवर्स का सबसे ज़्यादा मेंशन होगा, तो अब सरस्वती और दूसरी आएगी दृष्टावती। दृष्टावती या दृष्टावती भी जिसको बोलते हैं, घाघर रिवर है ना जो, उसी को बोलते हैं दृष्टावती। वेदास के अंदर आपको उसको देखोगे ये घाघर लिखा जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट, नाउ इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या क्या हैं। एक आता है अतरंजी खेड़ा, एक आएगी अहिशत्रा। अतरंजी खेड़ा अहिशत्रा, अतरंजी खेड़ा अहिशत्रा ना सिर्फ आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगी, इवन महाजनपद में भी आप इनके बारे में मेंशन होता हुआ देखोगे। तो अभी के लिए याद रख लो अतरंजी खेड़ा अहिशत्रा। वेस्टर्न यूपी है ना जो, वहाँ पे मिल जाती हैं दोनों साइड। उसके अलावा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इनसे आप वेल अवेयर हो, तो यहाँ पे हमें लेटर वैदिक पीरियड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आयरन की अब डिस्कवरी हुई जाके, कॉपर पढ़ लिया, ब्रॉन्ज पढ़ लिया, गोल्ड पढ़ लिया, सिल्वर पढ़ लिया, फिर डिफरेंट टाइप के स्टोन्स पढ़ लिए, पर आयरन नहीं पढ़ा था कहीं पे। अब पढ़ोगे आप लेटर वैदिक पीरियड में क्या, आयरन के बारे में, ठीक है। अब इसको आयरन एज भी बोला जाता है। कोल दीवा एक जगह थी जहाँ पे हमें नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक और डायरेक्टली फिर आयरन एज मिली थी, ठीक है, वो याद रखना है। नाउ लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी कैसी थी। ऋग्वेदिक पीरियड में फोकस था जना के ऊपर, जना के अलावा गायों के ऊपर, गऊ के ऊपर। अब फोकस आ गया जनपद के ऊपर, यानी कि टेरिटरी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। लोगों को गाय इतनी ज़रूरी नहीं लग रही, अब ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। उस टाइम पे वेल्थ, ऋग्वेदिक पीरियड में हम देख रहे थे वेल्थ जो थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि जितने ज़्यादा कैटल्स होंगे आपके पास उतने आप अमीर होंगे। अब क्या बोला जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ही ज़्यादा किंग जो होगा वो वेल्थी होगा। पहले क्या बोला कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब बोला जाएगा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। पहले क्या बोला, यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब क्या बोला जाएगा, यज्ञ न करो, ठीक है। सो ये आप डिफरेंसेस नोट डाउन करोगे। पहले क्या बोला था, 4 असेंबली हैं, अभी बोला जाएगा नहीं सिर्फ 2 असेंबलीज हैं, सभा एंड समिति, जिसमें वीमेन को एक में भी नहीं रखा गया। पहले सभा में और विधाता में अलाउ थी ना ऋग्वेदिक पीरियड में, अब देखोगे आप सभा और समिति से भी, एक तो बची 2 पहले तो सभा और समिति, उसमें से भी वीमेन को अलाउ नहीं करा जा रहा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि राष्ट्र टर्म का यूज़ किया जाएगा। राजा को डिफरेंट टर्म से जाना जाने लगा। जैसे नॉर्थ वाले पार्ट में जाओगे तो विराट बोल दिया, ईस्ट में जाओगे सम्राट बोल दिया, साउथ में जाओगे भोजा बोल दिया, मिहिर भोजा करके किंग आएंगे बाद में।
जब अर्ली मेडिवल वाला पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिहिर भोजा आएंगे, तो साउथ वाले एरिया में तो उससे याद रख लेना। स्वारत करके वेस्ट में बोल दिया और साउथ ईस्ट में बोल दिया राजा। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दे दी गई किंग को इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यज्ञ परफॉर्म करे जाने लगे। किंग को अगर अपॉइंट करना है तो आपको यज्ञ करने पड़ेंगे। किंग को बोल दिया कि आप क्षत्रिय में आओगे, तो सारे राजा लोग अब क्षत्रिय ही होंगे, ठीक है। पहला यज्ञ आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्व संस्कृत में बोला जाता है घोड़े को। घोड़े को छोड़ दिया जाएगा और वो क्या करेगा, टेरिटरी डिसाइड करेगा कि राजा की कितनी टेरिटरी है। तो जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक क्या हो जाएगी, राजा की टेरिटरी हो जाएगी। अगर कोई अपोज करेगा, नेबरिंग रूलर अगर अपोज कर देता है कि नहीं ये मेरी टेरिटरी है, तो फाइट करनी पड़ेगी राजा के साथ, ठीक है। तो टेरिटरी डिसाइड करेगा घोड़ा। राजसूय, यहाँ पे कोरोनेशन होगी किंग की। पंडित आएगा, मंत्र वंत्र पड़ेगा और किंग को डिक्लेयर कर जाएगा। वाजपेयी में क्या किया जाएगा, रथ आएंगे, रथ की रेस करवाई जाती है और बेसिकली यहाँ पे वही जीतता है जो रथ किसका होता है, राजा जी का होता है। अब जो प्रीस्ट किंग को अपॉइंट करता था ना, उसको 1000 पीस देने पड़ते थे गोल्ड के और कैटल के। राजा को क्या करना पड़ता था, उसको गोल्ड के पीस देने पड़ते थे, कैटल देने पड़ते थे। कहाँ पे मेंशन है ये चीज़, ऐत्रेय ब्राह्मण। किसका ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण। अब याद आना चाहिए ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण। उसके अलावा स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी अभी भी। जब वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती थी तभी मस्टर किया जाता था। ट्राइबल लोग होते थे ना, वही आते थे और एक अपना क्या बनाते थे, सेना बना लिया करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कुछ टर्म्स मिली हैं हमें, जैसे कि संग्रहित्री। पहले हमें ऋग्वेद में क्या मिला था, सिर्फ बलि, यानी कि वॉलंटरी ऑफरिंग्स करते थे, खुद किसी की इच्छा है तो ऑफर कर दिया करते थे। अब आप देखोगे टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाएगी, तो संग्रहित्री टैक्स कलेक्टर को टर्म दी गई। बागादूगा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था। सेनानी अभी भी चल रहा है, कमांडर इन चीफ। तक्षाण आगे कारपेंटर बन गए। दूता, दूत कौन होता है, स्पाई होते हैं ना, सीक्रेट एजेंट्स। स्थापति चीफ जज, जज जुडिशियल सिस्टम शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जीवाग्रीवा ये पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, जीवाग्रीवा, जीवाग्रीवा वॉज पुलिस ऑफिसर। संग्रहित्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि बाय द टाइम आप देखोगे टैक्स कलेक्टर की जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगी डिफरेंट डायनेस्टी के अकॉर्डिंग। इकॉनमी देखोगे लेटर वैदिक पीरियड की, तो ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि निष्ठा टर्म हमें अभी भी मिल रही है। करेंसी, गोल्ड की करेंसी इसको कंसीडर करा जा रहा है। सतपथा ब्राह्मणा किसका ब्राह्मण था, यजुर्वेद का था। तो यहाँ पे मेंशन करा जाता है कि राजा खुद आया करता था रिचुअल के लिए जब प्लोइंग शुरू होती थी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि जो आपका गंगा यमुना दोआब है हाईली फर्टाइल है, क्रॉप काफ़ी ज़्यादा थी, तो लोग पॉपुलेशन पे भी फोकस कर रहे थे। तो सतपथा ब्राह्मणा में ये चीज़ मैंशन करी गई है। साथ में बोला कि कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को जला दिया करते थे। फॉरेस्ट को क्यों जला दिया, जस्ट बिकॉज वहाँ पे कल्टीवेशन करनी होती थी, ठीक है। आपने पढ़ा राइस के बारे में, वीट के बारे में। इन ऋग्वेदिक पीरियड राइस को व्रीहि बोला गया, वीट को गोधुमा बोला गया, बट उसके अलावा बार्ले, लेंटिल, पल्सिस, मिलेट, शुगर केन, इतनी सारी क्रॉप्स अब लेटर वैदिक पीरियड में आपको मिल जाएंगी। दान और दक्षिणा का कॉन्सेप्ट जो था वो चलता जा रहा था, जिसमें कुक्ड राइस, पके हुए चावल दे दिए जाते थे। तिला, तिला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उसकी एक्सट्रैक्शन करी जाती थी, वेजिटेबल से तेल निकाला जाता था और फिर जो भी कर्म कांड किए जाते थे, रिचुअल्स किए जाते थे, उसमें यूज़ कर लिया जाता था। देन आता है नगर। नगर जो है ये आ जाती है आपकी सिटी। सिटी को कहाँ पे मेंशन करा गया है, नगर टर्म को मेंशन करा गया है तैत्रीय अरिंकास में। लैंडिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। सबसे पहले आती है एक टर्म जिसको बोला जाता है कुसीदिन। कुसीदिन होता था लैंडर। सतमान कौन हुआ करते थे, सतमान होती थी गोल्ड पीस, ठीक है। सतमान नाम से लगेगा, यजमान ही तो नहीं है कहीं, पर ये गोल्ड पीस को बोला जाता था सतमान, ठीक है। कुसी दिन रिप्रेजेंट करता है कि लैंडिंग सिस्टम उस टाइम पे आ गया था, क्योंकि लैंडर के लिए टर्म यूज़ करी गई कुसी दिन। फिर उसके बाद आप देखोगे कृष्ण आयास के बारे में मेंशन करा गया है, श्याम आयास का मेंशन करा गया है, तो आयरन के लिए ये टर्म्स यूज़ करी गई। पेंटेड ग्रे वेयर्स यूज़ कर रहे हैं, ये आयरन फेस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉटरी चल रही है, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे पॉट्स के नाम दे दिए जाते थे। स्टोरेज का काम होता था बेसिकली। सोसाइटी देखिए अगर लेटर वैदिक पीरियड की, तो वर्ण सिस्टम जो था वो जिस वर्ण में आप पैदा होंगे वही आपका वर्ण रहेगा। मतलब अगर आपको मंत्र चैंट करने भी नहीं आते ना, तब भी आप ब्राह्मण हो। चंदोग्य उपनिषद में चंडालास का मेंशन है। ये वही चंदोग्य उपनिषद है जहाँ पे हमने देखा था 3 आश्रम की बातचीत करी गई थी, ठीक है, जो शुरू के 3 आश्रम है।
और चंडालास भी एक नई टर्म हमें चंदोग्य उपनिषद में मिली, जिसको बोला जाता है कि मे बी ये अनटचेबल हुआ करते थे, इनको छूना लोग पसंद नहीं करते थे, और इवन बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन आपको अनटचेबल्स की मिल जाती है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पॉलीगैमी देखी गई है, यानी कि मल्टीपल मैरिजेस होंगी। गायत्री मंत्र जो था वो सिर्फ द्विजा ही कर सकते थे, यानी कि जो आपके एक तो आश्रम वाली स्टेज में गए हों, और दूसरी चीज़ कि जो शुरू के 3 वर्ण हैं उससे बिलोंग करते हों। उपन्या का मतलब होता है कि जो सेक्रेट थ्रेड नहीं डाल लेते अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो सिर्फ मेल्स ही कर सकते थे। अब ऋग्वेदिक काल में हमने देखा था फीमेल्स भी कर सकती थी, पर अब क्या करेंगे, सिर्फ मेल्स ही करेंगे। तो यहाँ पे वर्ण आश्रम धर्म वाली सोसाइटी देखती हुई हमें मिलती है। वर्ण आश्रम धर्म। रिचुअल पॉल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा, कर्म कांड के नाम पे मतलब एट्रोसिटीज़ कॉज करी जाने लगी। एक हमें ना ओपन फायर के हर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, हवन कुंड मिलते हैं, कहाँ पे, अतरंजी खेड़ा और अहिछत्रा वेस्टर्न यूपी में। जो मेल थे उनको रिप्रेजेंट करा जाता था कि वो जॉय का साइन है, वेल्थ का साइन है, जबकि फीमेल सौरो है फैमिली के लिए, ठीक है। बुरा माना जाता था लड़की का जन्म। कहाँ से पता चलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, आपके ऋग्वेद का। रथाकारा एक टर्म मिलती है, तो यहाँ पे रथाकारा जो हुआ करते थे, बेसिकली जो रथ बनाया करते थे, वो चाहे किसी के भी फैमिली में जन्मे हो, वो उपन्य कर सकते थे, यानी कि सेक्रेट थ्रेड को पहन सकते थे। बृहद्रंग का उपनिषद, जिसमें हमने बोला था ओल्डेस्ट है और सबसे बड़ा भी है, और यहाँ पे रिचुअल्स बताए गए थे कि अगर आपको लर्नड डॉटर चाहिए, यानी कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो आप कैसे अटेन कर सकते हो, तो उसके लिए रिचुअल आता था बृहद्रंग का उपनिषद में। ऐसी लड़की जो अपने पिता की खेतों की देखभाल कर रही है उसको अपाला बोला गया, और ऐसी लड़की जो एम्ब्रॉयडरी करती थी, जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करती थी, उसको पेशकारी बोल दिया गया, ठीक है। फीमेल स्कॉलर्स भी देखी गई, ऑल्दो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, बट यू विल सी कि गार्गिल और जो मैत्रेय थे ना, ये 2 ऐसी लड़कियाँ थी जो फीमेल स्कॉलर्स की तरह इमर्ज हुई ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजन ऋग्वेदिक काल में हमने इंद्र की बात करी, वरुण की बात करी, अग्नि की बात करी, अभी आप बात करोगे प्रजापति की। प्रजापति को क्रिएटर बोल दिया, विष्णु को प्रिजर्वर बोल दिया, प्रोटेक्टर बोल दिया लोगों का, रुद्र को गॉड ऑफ एनिमल बोल दिया, और बहुत ज़्यादा दान दिया गया यज्ञ वगैरह में, ठीक है। दान और दक्षिणा का कॉन्सेप्ट आ गया यज्ञास में, जो 3 यज्ञ अभी हमने देखे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। तो यहीं पे ख़त्म होता है लेटर वैदिक पीरियड। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से पहले आपको महाजनपद के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कुरु पंचाल की बात करी, इसी तरह से 16 महाजनपद इमर्ज हो जाते हैं। किस टाइम पीरियड में, तो 600 to 300 BCE में। तो देखो कितने आगे आप आ चुके हो, ठीक है। यहीं पे आप देखोगे 16 महाजनपद आएंगे, उसके अलावा डायनेस्टीज़ इमर्ज कर जाएंगी, क्योंकि लड़ाइयाँ होंगी सबके बीच में। महाजनपद को अगर देखें तो 600 to 300 BCE का टाइम पीरियड आ जाएगा। इसको फेज़ ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। फेज़ ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज हड़प्पा के बाद जो अर्बन सिटीज़ हमें मिली वो महाजनपद के टाइम पीरियड पे ही मिलती है। पहले जना आए, जना पे फोकस किया था ऋग्वेदिक काल में, फिर जनपद आए, जनपद यानी कि टेरिटरी पे फोकस किया गया लेटर वैदिक पीरियड में, अब आए महाजनपद। बड़ी बड़ी रीजनलाइजेशन होगी, बड़े बड़े एरियाज एक्वायर करेगा राजा। क्यों करेगा, ताकि उसकी डोमिनेंसी बनी रहे, ठीक है। ग्रोथ होगी टाउन्स और सिटीज़ की, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो होगा क्योंकि फर्टाइल एरिया है। 16 महाजनपद टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। 16 का मतलब होता है 16। बुद्धा के टेक्स्ट अंगुत्र निकाय के अंदर भी मेंशन है 16 महाजनपद के बारे में, और एक भगवती सूत्री आती है, दैट इज़ जैन का लिटरेचर है, वहाँ पे भी मेंशन है 16 महाजनपद के बारे में। कौन कौन से हैं, तो अंग, मगध, काशी, कोसाल, वज्जीमाला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरासेनी। दीज आर द 16। अंग, मगध, काशी, कोसाल, वज्जीमाला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरासेनी। तो ये 16 आ जाते हैं। यहाँ पे ना विंध्यास रेंज आती है, विंध्यांचल भी जिसको बोलते हैं। सिर्फ उसके साउथ में एक ही हमारा महाजनपद आता है जिसको बोलते हैं अस्माक, ठीक है। और सबसे नॉर्थ वेस्ट में कंबोज मिल जाता है, ओके। और जो सबसे ज़्यादा राइज करेगा वो करेगा मगध वाला। मगध कहाँ पे लोकेटेड है, आपके बिहार वाले पोर्शन में, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको महाजनपद के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलो यहीं पे कंपाइल कर लेते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, एक और वीडियो डाल दूंगी मैं अभी इसके बारे में। सो आई जस्ट होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर,
और एज वेल सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एक और पार्ट आएगा, आई थिंक इसको पार्ट 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। एंड आपको अगर PDF चाहिए होगा तो इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।